आज हर मिडिल क्लास पेरेंट का कहीं ना कहीं माइंडसेट यही होता है कि बेटा पहले पढ़ाई कर ले, बाद में ट्रैवल करना। आज अगर किसी पेरेंट को आपको कन्विंस करना हो कि नहीं आपके बेटे को जाना चाहिए, कैसे कन्विंस करोगे? हम सबको वही सिखाया जाता है कि पहले आप पढ़ाई करो, फिर सेटल हो जाओ, फिर जॉब करो, फिर सेविंग करो और फिर ट्रैवल करो। तो ट्रैवल को ऑलवेज हमने लास्ट में रखा हुआ है। अगर सपोज करो कोई ट्रैवल करना चाहता है तो उसे उस कंट्री में जाके क्या क्या एक्सपीरियंस करना चाहिए? तो अगर मान लो somebody इज वेरी न्यू, तो मैं तो बोलूँगा कि आप स्टार्ट करो बाली से। वहाँ पे आप बहुत क्लीन बीचेस वगैरह है, तो आप वो एक्सप्लोर कर सकते हो। कौन से कंट्री में ट्रैवल करना आपके लिए सबसे हैपनिंग था? मतलब आई ट्रैवल टू मोर देन 25 कंट्रीज एंड द वन कंट्री इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, दैट इज not just beautiful और technologically powerful. जापान में there are lot of things to learn. लोग मतलब SOP फॉलो करते हैं, मतलब उनकी जो टेक्निक्स है, काइजन टेक्निक, गिम्बा टेक्निक, बहुत सारी टेक्निक्स वो लोग जो फॉलो करते हैं वो उनके रियल लाइफ में वो लोग फॉलो करते हैं। आपको पूछना चाहूँ कि स्काई डाइविंग आपने 15 बार किया तो सही, लेकिन उससे सबसे मेजर लर्निंग क्या था? ये चीज़ों के लिए आपको सबसे पहले तो माइंड से प्रिपेयर होना पड़ेगा, पर ये करने के बाद का जो फीलिंग और कॉन्फिडेंस होता है ना, फिर आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। आप बिजनेस में भी कुछ भी रिस्क ले सकते हो कैलकुलेटिव, पर जो पर्सनल लाइफ में जो डिसीजन मेकिंग होते हैं, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, इसका कितना खुशी होता है और इसके बेनिफिट कितने। ऐसा हुआ था मेरे पास, मतलब एक मेरा 4th जंप था। इन दैट जंप आई फॉरगेट टू ओपन माई पैराशूट। सो गाइज, स्वागत है एक नए एपिसोड में। आज मैं आपके लिए एक ऐसे गेस्ट को लेके आया हूं जो ट्रैवल को, अपना पैशन को अपना करियर बना चुके हैं। आज ज़्यादातर लोग ट्रैवल को जस्ट रिलैक्सेशन के लिए यूज़ करते हैं, या तो सोचते हैं कि भाई वहाँ पर जाके बस आराम करना है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ट्रैवल में से भी कुछ ना कुछ लर्निंग निकालते हैं और ट्रैवल करने के पैशन को बिजनेस में कन्वर्ट करते हैं। मैं जब इस टॉपिक के बारे में रिसर्च कर रहा था तो मुझे एक बहुत ही अच्छी किताब के बारे में पता चला, जिसके ऑथर को मैंने कनेक्ट किया, तब जाके मुझे उनकी स्टोरी के बारे में पता चला। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको भी उनसे मिलवाया जाए। मैं बात कर रहा हूँ जिनल पटेल जी की। उन्होंने इंडिया से जापान का एक ऐसा ब्रिज बना दिया है जहाँ पर इंडियन यंग बॉयज़ को लेके जाते हैं और वहाँ की लर्निंग सिखाते हैं। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स वेलकम टुडेज गेस्ट जिनल भाई। जिनल भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू पॉडकास्ट। Thank you so much, sir, for having me. I mean, thank you so much for inviting me. Yeah. So basically, sir, ट्रैवल की जब भी हम बात करें तो ज़्यादातर लोग ट्रैवल करते हैं, फ़ोटो क्लिक्स करते हैं, जस्ट लाइक मेमोरीज बनाते हैं और दैट्स इट, वहीं पर कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जब भी आपके बारे में रिसर्च कर रहा था तो आपने बहुत ही एक अच्छी किताब लिख दी है ट्रैवल के ऊपर। मुझे पहले तो थोड़ा वो जानने में क्यूरियोसिटी है, भाई ऐसे किताब क्यों लिखी और क्या डिसीजन कैसे लिया आपने यह? मतलब अगर मैं सिंपल एक लैंग्वेज में बताऊँ तो मतलब आई वांट टू इंस्पायर पीपल टू ट्रैवल मोर। तो अगर इफ़ यू टॉक अबाउट मी लाइक 15 years बैक, इफ़ यू हैव सीन मी, तो एक अलग ही जिनल था वो। तो मतलब उस टाइप पे एकदम इंट्रोवर्ट, वेरी शाय, मतलब किसी नॉर्मल रेस्टोरेंट में या होटल में चेक इन करने में भी मतलब मैं घबरा रहा था। तो उसके बाद जैसे मैंने शुरू किया होगा ट्रैवल अराउंड 2012 के आसपास, तो मुझे ऐसा लगा कि पिछले 12-15 सालों में मुझे इतना ग्रोथ, मुझे इतना कॉन्फिडेंस और मेरे में इतना बदलाव आया है, तो क्यों ना इस चीज़ को लोगों तक शेयर किया जाए। तो मतलब मुझे ट्रैवल से बहुत कुछ जानने को मिला है। मेरा जो ग्रोथ हुआ है अभी तक का जो सफ़र है, अगर मेरा ये पॉडकास्ट मेरे अगर फ्रेंड्स देखेंगे 2012 का जिनल और अभी के, उसमें कितना फ़र्क है। सो इट विल बी अमेजिंग जर्नी। सो मुझे जस्ट मैं लोगों तक मुझे शेयर करना था, क्योंकि ट्रैवल से ये हो रहा था कि मैं बहुत सारी जगह पे जा रहा हूँ, वहाँ से कुछ लर्न कर रहा हूँ, ग्रोथ मिल रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो एक टाइम के बाद ऐसा लगा कि ट्रैवल मेरे लिए सिर्फ फ़न नहीं रहा है। मतलब पहले क्या होता है, हम स्टार्ट करते हैं तो ट्रैवल मज़ा आता है जाते, पर एक टाइम के बाद मुझे ऐसा लगा दिस इज़ नाउ इट्स नॉट जस्ट अ फ़न तो था ही, तो उसके अंदर फिर ऐसा लगा कि क्यों ऐसी चीज़ें ना ऐड करी जाए। तो मेरे में जो बदलाव आया है वो हम लोगों तक क्यों शेयर ना करें। तो फिर मैंने किताब लिखनी शुरू की और इट्स अ लॉन्ग 1 year का टाइम लगा उसको थोड़ा, क्योंकि मैं रोज़ नहीं बैठ पाता था बिकॉज ऑफ ट्रैवल अगेन। तो धीरे धीरे शुरुआत करके फिर हमने एब्सोल्युटली क्या क्या चीज़ें उसमें कवर की और क्यों लोगों को पढ़नी चाहिए वो बुक? उसमें ट्रैवल के बारे में सारी चीज़ें, मतलब जैसे मेरे दिमाग में आइडिया हुआ, मतलब सिंपल आइडिया था कि आई वांट टू ट्रांसफॉर्म एवरीवनस लाइफ एंड आई वांट टू इंस्पायर पीपल टू ट्रैवल मोर। तो ये दो मतलब थे मेरे दिमाग में आइडिया थ्रू ट्रैवल। तो मैंने एक वेग थॉट आया कि चलो बुक लिखते हैं। तो उसमें फिर मैंने लिखना शुरू किया, तो फिर बहुत सारी चीज़ें आनी शुरू हो गई। तो लास्ट में ऐसा हुआ था 1 साल के बाद, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो पब्लिशर था वो मेरे पीछे पड़ गया था कि भाई कब हम लॉन्च करेंगे।
बोले वर्जन 2 लाएंगे, डोंट वरी, आप सब इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब सबसे पहले तो शुरुआत करी थी कि मेरा फर्स्ट चैप्टर वही है जो मेरा बेस्ट फेवरेट चैप्टर है, दैट ट्रैवलिंग इज़ नॉट एन एक्सपेंस, इट्स एन एक्सपीरियंस। तो उसके बारे में बात करिए, मेरे ट्रैवल के जितने भी एक्सपीरियंसेस है वो डाला है उसमें। और स्टूडेंट के ऊपर मैंने स्पेशली इसमें चैप्टर लिखा हुआ है, वाई किड्स शुड ट्रैवल अर्ली। दैट्स द अमेजिंग चैप्टर जो मुझे मतलब मैंने बहुत रिसर्च करके उसमें लिखा हुआ है। फिर पावर ऑफ प्रिपरेशन, फिर एक बहुत फन सी चीज़ लिखी है कि नो द अननोन, मतलब देर आर सो मैनी अननोन थिंग्स विच वी डोंट नो अबाउट द कंट्री, अबाउट द प्लेसेस। जैसे मान लो एक दो चीज़ें मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा, जैसे शॉर्टेस्ट फ्लाइट का आपको डिस्टेंस, मतलब शॉर्टेस्ट टाइम ऑफ द फ्लाइट आपको पता हो, आप गेस करो कि कितना होना चाहिए। मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो तो आपका शॉर्ट टाइम कितना होगा? कम से कम 1-1.5 घंटा। हाँ, वो है 1 मिनट। 1 मिनट का छोटा सा फ्लाइट है। तो वैसे मतलब मान लो इथोपिया है, इथोपिया, तो उसमें अलग कैलेंडर वो फॉलो करते हैं, वो 13 मंथ का कैलेंडर होता है। तो ऑफिशियली दे आर इन 2017 नाउ, हम लोग 2026 में हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। आप एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में चल के जा सकते हो? नहीं जा सकते हो, इट इज़ जस्ट अ ब्रिज, यू हैव टू क्रॉस दैट, इट्स इन दैट देयर इन टर्की। हाँ, तो वो एक जगह है जहाँ पे आप एशिया से यूरोप में चले जाएंगे। सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर एक पावर ऑफ प्रिपरेशन के ऊपर मैंने कुछ लिखा है, रिसर्च के ऊपर लिखा है कि ट्रैवल में क्या क्या जो भी हमने अभी बात करी वो सारी चीज़ें उसमें है, इन डिटेल्ड है। तो इफ़ समबडी विल, और जैसे मेरा एडवेंचर का, मेरा अभी तक का जो भी सफ़र है वो भी मैंने थोड़ा बहुत उसमें जिस्ट ऑफ इट दिया है। अमेजिंग 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 अमेजिंग। मैं श्योरली ये बुक को, किताब को 100% पढ़ूंगा, एंड इवन आई वुड लाइक यू टू रीड दैट बुक। मैं उसके लिंक्स वगैरह डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। Sure. और सर सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी, जब भी ट्रैवल के बारे में बात करते हैं तो पहले तो हम जानते हैं कि जिसके पास से मैं सीख रहा हूँ, जिसके पास से बात कर रहा हूँ, वो कितना ट्रैवल कर चुके हैं। तो मैं जानना चाहूँगा आपका सबसे पहला ट्रैवल कंट्री कौन सा था, और अब तक कितने कंट्रीज़ जाके आए हो, कितना ट्रैवल किया है, ताकि लाइक एक कॉन्टेक्स्ट सेट हो जाए कि हम जो बात करने वाले हैं वो कौन से कंट्री के बारे में कैसे बात करने वाले हैं, वो सारी चीज़ें पता चले। तो मतलब सबसे पहला मैं बताऊं तो मैं ट्रैवल किया था मैंने 2009 में, मतलब फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रैवल। छोटा मोटा तो मतलब हम घूमते ही रहते, तो दैट वाज माय फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रैवल, एंड दैट वाज इन 2009। हम लोग स्विट्ज़रलैंड गए थे, तो मेरा फर्स्ट ट्रैवल स्विट्ज़रलैंड था। स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, जर्मनी एंड टर्की, तो ये मेजर ट्रैवल हमारे उस टाइम पे था, पर हम ज़्यादातर स्विट्ज़रलैंड में रुके थे। तो और उससे भी ज़्यादा बढ़िया एक्सपीरियंस मेरे लिए ये था कि मैं फ़र्स्ट टाइम फ़्लाइट में बैठ रहा हूँ, प्लेन में। बंदा मतलब एट द एज ऑफ 20 ईयर पे पहली बार मैं फ़्लाइट में बैठ रहा हूँ, तो वो एक और मेरे लिए यूनिक एक्सपीरियंस था कि भाई फ़्लाइट में पहली बार बैठना, इंडिया से पहली बार बाहर जाना, एंड दैट टू स्विट्ज़रलैंड। तो एंड दैट टू विथ अ ग्रुप ऑफ होल स्टूडेंट, मतलब जो Correct. मेरे क्लास में जो मेरे फ्रेंड्स थे। तो ये हुआ था कि MBA के टाइम पे हमारा एक ट्रिप अनाउंस हुआ था, तो जिसमें इंडस्ट्रियल विजिट्स वगैरह, तो वो भी एक लर्निंग का भी उसमें भी था पॉइंट ऑफ व्यू, और थोड़ा घूमना भी था। तो हम लोग गए थे स्विट्ज़रलैंड, तो लिंस करके चॉकलेट फैक्ट्री है, आप जानते ही हो, तो उसमें हम लोग गए थे। तो वहाँ पे शुरुआत हुई। तो जैसे ही हम लोग व्हेन आई स्टेप इनटू दी स्विट्ज़रलैंड, मतलब जैसे हम बाहर निकले तो एक अलग ही दुनिया, मतलब सुना तो था कि स्विट्ज़रलैंड हेवन है, स्वर्ग है, उसको स्वर्ग माना जाता है, पर वहाँ जाके ऐसा लगा कि ये पोस्ट कार्ड जैसे होता है ना, वैसे एकदम परफेक्ट, मतलब क्लियर, क्रिस्टल क्लियर वेदर, माउंटेन्स, स्नो कैप माउंटेन, और हम लोग जिस सीज़न में गए थे वहाँ पे स्नो भी था। तो वो एक यूनिक एक्सपीरियंस था मेरे लिए। और उसके बाद शुरुआत हुई, मतलब वो मैं पढ़ाई कर रहा था तब गए थे, तो उसके बाद फिर जॉब हुई, और जॉब के बाद मैं बिज़नेस में आया, तो वहाँ से थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ। ऑब्वियसली ये फर्स्ट ट्रैवल था, और अभी तक मैं 25 कंट्रीज़ ट्रैवल कर चुका हूँ। तो 25 कंट्रीज़ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ लर्निंग मिला है, और आज मैं जो हूँ वो ये एक्सक्लूसिवली जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रैवल, और जो मुझे एक्सपोजर अभी मिला है ट्रैवल की वजह से, वही उसकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। सो दैट ऑल क्रेडिट गोज़ टू माई ट्रैवल, एंड मुझे जिन लोगों ने करवाया, मतलब पेरेंट्स को भी मैं थैंक्स कहूँगा, और जितने लोग मुझे मिले कि जिन्होंने मुझे पुश किया कि नहीं करते हैं। क्योंकि ट्रैवल एक ऐसा होता है ना कि पहले दिमाग में आइडिया आता है कि घूमना है, सबको पसंद है, पर क्या होता है कि
एक कंफर्टेबल हो जाते हैं, आप पोस्टपोन करते हो कि हाँ करते हैं जाएंगे, तो वो एक डिसीजन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको डिसीजन लेना पड़ता है. सो वंस यू टेक डिसीजन, फिर धीरे धीरे ऑटोमेटिकली चीज़ें होनी शुरू हो जाती है. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से मेरे निकल के आ रहे हैं. सबसे पहले तो जैसे अभी आपने बताया कि भाई बहुत सारे लोग प्लानिंग करते हैं, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, लेकिन कोई ना कोई चीज़ रुक जाती है. तो अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर आज कोई 20-22 साल का लड़का अगर ये वीडियो देख रहा है और वो सोच रहा है कि यार मुझे भी अपना पहला इंटरनेशनल ट्रिप करना है, लेकिन मॉम डैड के पास पैसा नहीं लेना है, कुछ कुछ सेविंग्स करके करना है, तो थोड़ा सा मुझे स्टेप बाय स्टेप गाइड करिए कि उसको क्या सेव करना पड़ेगा और कम से कम कितना रुपया होगा जब वो इंटरनेशनल ट्रिप प्लान कर सकता है. मतलब मैं आपको दो तरीके बताऊंगा. एक तो आजकल इट्स ए वर्ल्ड ऑफ कंटेंट क्रिएशन, राइट? तो लोग काफ़ी कंटेंट क्रिएट करते हैं, और पहले तो ऐसा था कि जिसका बड़े फॉलोअर्स है, ज़्यादा फॉलोअर्स है, उन्हीं लोगों को कोलैब्स मिलते थे ये सब, पर ऐसा नहीं है. तो एक वो एंगल है, मतलब वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसमें पूरा कंटेंट क्रिएशन की जर्नी आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, देन कोलैबोरेशन से फ्री में कैसे ट्रैवल कर सकते हो, या तो वेरी लेस कम बजट में कैसे कर सकते हो. दूसरा ये है कि मतलब आपको अगर पेरेंट्स से पैसे नहीं लेने हैं, तो आप अपना जो भी अभी कर रहे हो, 20-22 साल का लड़का मतलब ग्रेजुएट हो चुका है, या तो कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, कुछ हायर एजुकेशन मतलब हायर स्टडी कर रहा है, तो आप साइड में कुछ छोटा सा आप पैसिव इनकम मतलब जॉब कर सकते हो, या छोटा सा कुछ ऐसे काम कर सकते हो जिससे आपका अर्निंग शुरू हो. करेक्ट. तो वो एक 2-3-4 महीने में आपके पास 30-40 हज़ार रुपये का एक फ़ंड आराम से आपके पास आ जाएगा. एंड डेफिनेटली मैं कहूँगा कि 40-50,000 रुपीज़ में आप 4-5 दिन के लिए कोई एक कंट्री फर्स्ट आपको अगर एक्सप्लोर करना है तो कर सकते हो. डेफिनेटली आपको प्री प्लान करने पड़ेगा, फ़्लाइट आपको पहले से बुक करनी पड़ेगी, और आप कोई ऑफ सीज़न में चले जाओ, क्योंकि आपके लिए तो एक्सपीरियंस लेना ज़रूरी है. तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि मतलब आपको कोई पर्टिकुलर मंथ में ही जाना है जहाँ पे सब जा रहे हैं, तो वो एक्सपेंसिव हो जाएगा. तो आपके लिए एक्सपीरियंस मैटर कर रहा है, आपके लिए बजट कम है, तो आप ऑड सीज़न में जाइए जहाँ फ़्लाइट्स भी कम है, होटल्स भी सस्ते हैं, और आपको होटल में रुकना भी नहीं है. जैसे मैंने बताया, शेयरिंग स्पेसिस होते हैं, हॉस्टल्स होती है, और कुछ बहुत ही यूनिक प्लेसेस होती है जहाँ पे आप यू कैन स्टे विद अ कोहॉर्ट, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल जो सारे लाइक माइंडेड ट्रैवल के एंथुजियास्ट है, तो उनके साथ आप शेयर कर सकते हो. आप यू कैन लर्न सो मेनी थिंग्स. तो वहाँ से आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा, और फूड और उसके लिए भी मतलब जैसे मैं आपको कंट्री प्रीफर करूँगा तो बाली हो गया, देन थाईलैंड हो गया. थाईलैंड में भी स्पेशली लोग फुकेत, क्राबी, बैंकॉक पता है ये सब, पर मैं आपको नॉर्थ थाईलैंड जो चेंगमई हो गया, चेंगराई हो गया, सो दैट इज़ अगेन अ न्यू थाईलैंड, मतलब वो अलग ही एक्सपीरियंस है वहाँ. तो वहाँ पे काफ़ी ऐसे शेयर्ड स्पेसिस और काफ़ी सस्ते में आप कर सकते हो. वियतनाम इज़ अगेन अ वेरी कॉस्ट फ्रेंडली. मेरे पेरेंट्स अभी डे बिफोर येस्टरडे दे केम फ्रॉम वियतनाम, तो बहुत सस्ता है. तो आप ये सारी चीज़ों को अगर पहले से अच्छे से प्लान कर सकते हो, तो आई डेफिनेटली कैन से कि 40-50,000 में आप आराम से 5-7 दिन का एक एक्सपीरियंशियल मतलब आपको हो जाएगा. Amazing. और फिर वो ऐसी एक लत है ना ट्रैवल की कि फिर वो एक बार हाँ फिर वो चालू, और फिर उसमें से ऑटोमेटिक रास्ते निकलना शुरू हो जाएंगे कि भाई वो थॉट्स आते हैं. मतलब आप वहाँ जाते हो, आपके जैसे 10 लोग मिलते हैं, तो वो भी आपको बताएंगे देख ये करने से फिर यहाँ पे ऐसे फ्री में हो सकता है, यहाँ से अपने को ये प्रमोट करेंगे तो यहाँ से ये कोलैबोरेशन, मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें निकल जाएगी और आपकी विजन भी ब्रॉड होती जाएगी. और ये सारी चीज़ें ऐसी है जब भी करेंगे तो ही पता चलेगा. Exactly. अभी हम थियरी में कितना भी बता दें कि आप एयरपोर्ट से ऐसे जाओ, चेक इन ऐसे करो, वहाँ पे जाके ऐसे टैक्सी पकड़ो, लेकिन जब जाओगे वहाँ पर फंसोगे तभी आपको समझेगा क्या करना है. एग्जैक्टली. एक चीज़ मैं इसमें ज़रूर बताऊंगा कि आपको डरना नहीं है. मतलब आप जैसे घर से निकल रहे हो ना, यू हैव टू रेडी फॉर दी ऑल द अनएक्सपेक्टेड थिंग. ऐसा नहीं है कि जिस हिसाब से आपने ट्रिप प्लान करी है, डे 1 पे ये, डे 2 पे ये, डे 3 पे नहीं होगा. आप वैसा प्रिपेयर करके जाओ, हो गया तो ठीक है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम एक तो जा रहे हो, और उसमें भी अगर मान लो कोई गड़बड़ी हो जाती तो एक पैटर्न बन जाती है. करेक्ट. बिलीफ सिस्टम बैठ जाती है कि नहीं ये ऐसा ही होता है, ये कंट्री में तो ऐसे ही लोग होते हैं. तो मैं ये भी बताऊंगा कि फर्स्ट कंट्री जो भी आप प्लान करते हो वो ऐसे ट्रैवल फ्रेंडली हो, सेफ़ हो, जहाँ के लोग वेलकमिंग हो, तो आपके लिए थोड़ा कंफर्टेबल होना वेरी मतलब ईजी हो जाता है. फिर आप दूसरी तीसरी कंट्री में फिर आप कोई भी ऐसी जगह पे जाओ तो मतलब यूरोप भी ऐसे अच्छे ऑप्शंस है, पर वहाँ के लोग अच्छे भी है और दोनों एक्सपीरियंसेस मिल सकते हैं आपको. तो वो सारी जगह पे मैं आपको नहीं प्रीफर करूँगा, इवन इट इज़ एक्सपेंसिव ऑल्सो. तो ये है. तो अगर सपोज करो कोई अगर अगेन कमिंग बैक टू क्वेश्चन, 20-22 साल का लड़का है जिसने समझ लिया कि चलो ठीक है मुझे आज से 6 महीने के बाद कहीं कंट्री में जाना है,
रोज़ उसने हर महीने थोड़ा थोड़ा साइड गिग्स काम करना चालू कर दिया, 30-40-50 हज़ार रुपये उसने 6 महीने में कमा लिए साइड इनकम के तौर पे। अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन सी कंट्री सबसे पहले प्रेफर करें। जैसे भी आपने बताया थाईलैंड में, नॉर्थ थाईलैंड साइड जा सकते हैं, वियतनाम जा सकते हैं, तो कौन सी कंट्री आपकी एडवाइस है? और दूसरा, किसी भी कंट्री में जाना हो तो उसका प्लानिंग कैसे करें, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंस्टाग्राम रील्स पे तो हम देखेंगे तो सारी एक्सपेंसिव चीज़ें ही दिखेगी, लेकिन एक यंगस्टर को क्या एक्सपीरियंस करना चाहिए और उसके बारे में रिसर्च कैसे करें कि हाँ मैं यहाँ जाऊँगा, ये कोहर्ट में रहूँगा, ऐसे लोग मिलेंगे। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि आपके पास एक तो बजट कम है और आपको जाना है इंटरनेशनल, तो आप रिसर्च करोगे ना तो यू कैन सेव एटलीस्ट 30-40% अगर आपने अच्छा रिसर्च किया है तो। क्योंकि क्या होगा, आपका अगर स्टे, मेजर खर्चा होता है दो चीज़ों का। एक तो है फ़्लाइट, जिसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं बचा पाएंगे क्योंकि जो है फ़्लाइट के पैसे वो तो देने ही पड़ेंगे। एक जो हम बचा पाएंगे वो है स्टे एंड फूड। तो अगर आप स्टे पहले से प्रॉपर वे में अगर आपने फाइनल कर लिया है 5 या 6 या 10 दिन जितना भी जा रहे हो, और आपने फूड के भी ऑप्शंस रहते हैं, तो आप थोड़ा रिसर्च कर सकते हो। बाकी हम वहाँ जाके हर एक फूड हम प्लान नहीं कर सकते। तो ये 2 चीज़ों को हमने अच्छे से अगर रिसर्च करके कर लिया। और तीसरी चीज़ है अट्रैक्शंस, जो भी हम एक्सपीरियंस करेंगे वहाँ पे, तो उसमें भी अभी बहुत सारे एप्लीकेशंस ऐसे हो गए हैं। यू डोंट नीड एनी ट्रैवल एजेंट, या तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छे एप्लीकेशंस है, क्लूक हो गया या बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस, आप रिसर्च करो, आपको बेटर डील्स मिल सकती है। और ऑफ टाइम पे, अब जैसे मान लो कि अगर मैं बाली में मतलब नुसा पेनिडा जा रहा हूँ, वहाँ पे क्लिफ जंप करना है, तो टाइमिंग्स भी होते हैं। तो अगर कोई जगह पे टाइमिंग्स के हिसाब से भी रेट्स ऊपर नीचे होते हैं। ये तो जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, पर कोई अट्रैक्शंस में आप अगर वो चीज़ इवनिंग में करेंगे तो उसका अलग एक्सपेंस है, क्योंकि सनसेट का अलग होता है, वो मोर एक्सपेंसिव होता है। तो आपको फर्स्ट टाइम जाना है, आप भाई दिन में कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है। करेक्ट। तो उस हिसाब से प्राइसिंग, तो आपको वो टाइमिंग से लेके हर एक चीज़ को माइन्यूट वे में आप अगर रिसर्च करोगे तो आपका प्लानिंग इज द की, मतलब रिसर्च एंड प्लानिंग आप अच्छे से करोगे तो से आज की तारीख में तो एआई टूल्स इतने आ गए, आप लिखो हाँ, पूरा आइटिनरी आपको मिल जाएगा। एग्जैक्टली। और एआई में भी आप और डेप्थ में जाओगे ना, कि आपने टाइमिंग और आइटिनरी तो आपने ले ली, पर कहाँ सस्ता मिल रहा है, अब तो उस लेवल पे आपको रिसर्च करके एआई बता दे रहा है कि ये वेबसाइट पे जाके इतना करो। मतलब पहले ये सब नहीं था, तो हमारे पास थैंक गॉड के एआई का आज की तारीख में है तो हम उसका बेनिफिट ले सकते हैं। एब्सोल्युटली। मुझे खुद को याद है, मतलब 2000 आई थिंक 14-15 की बात है, दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। एनिवर्सरी था और मैंने मेरी वाइफ को बोला था कि ठीक है एनिवर्सरी पे जाएंगे हम लोग इंटरनेशनल ट्रिप, और ऑनेस्टली मैं भी भूल गया था। परसों एनिवर्सरी है, आज उसका बोला कि अरे तूने मुझे बोला था, कहाँ लेके जा रहा है। अब मैं हाँ भी बोलूँ ना भी बोलूँ क्या। तो मैंने इंटरनेट पे गूगल पे जाके एक ही चीज़ सर्च की, अगेन जो लोकल ज़्यादातर लोग करेंगे, लोएस्ट प्राइस इन एनी इंटरनेशनल कंट्री, या यू नो फॉर इंडियन। करेक्ट। तो मैंने कुछ रिसर्च नहीं किया, जो लोएस्ट कंट्री का नाम थाईलैंड का ही आया। मैं बोला चलो ठीक है जाते हैं वहाँ पर। मुझे कुछ नहीं पता है वहाँ पर क्या है, पटाया क्या है, वहाँ जाके क्या होने वाला है, मुझे कुछ नहीं पता है। मैंने ठीक है ट्रैवल बुक, 5 दिन का कोई होटल बुक कर लिया और वहाँ पे क्या टैक्सी वैक्सी बुक कर ली। वहाँ जाकर मुझे पता चला कि भाई वाइफ के साथ यहाँ पर नहीं आना। लैक ऑफ रिसर्च। सो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा कि कैसे रिसर्च करना, क्या क्या चीज़ों के ऊपर ध्यान देना। तो ये आपने बहुत अच्छे से बताया कि ऑफ टाइमिंग ले लो, ऑफ सीजन ले लो। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी रहते हैं जो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं। मतलब शायद मैं भी उस टाइम पे ऐसा ही था कि भाई अगर कुछ चीज़ मुझे नहीं पसंद आ रही है तो मैं अननोन लोगों से बात क्यों करूँ, नहीं करूँ यार, ठीक है चल जो है वो चला लेते हैं। सिंगापुर हम लोग गए थे, मुझे याद था लाइक वहाँ पर मिल्क का कुछ तो प्रोडक्ट नहीं मिल रहा था, चाय पीना था, क्या करे जाने दे यार नहीं पीना है। लेकिन शायद ऐसे बहुत सारे लोग रहेंगे कि लाइक किसी को पूछने से डरेंगे, वो ट्रैवल का एक्सपीरियंस कैसे ले सके। या आई एम वेरी श्योर आपने भी कभी ना कभी अपने लाइफ में ये एक्सपीरियंस किया रहेगा, आप भी शायद कम बोलते रहेंगे क्योंकि मुझे आपके सर्कल से पता चल रहा है, और आज आप एक अलग अवतार हो। तो मैं ये एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा कि कैसे कर सकते हैं। तो मतलब आप इंट्रोवर्ट पर्सन हो और मैं भी उसी कैटेगरी में था और ट्रैवल ने ही मुझे चेंज किया है। तो सबसे पहले अगर आपको एक्सट्रोवर्ट बनना है, या तो मतलब एक्सट्रोवर्ट ज़रूरी नहीं है कि आप एक्सट्रोवर्ट बनो, आप इंट्रोवर्ट रहो ठीक है, पर आप दुनिया में लोगों से बात करना सीख जाओगे।
और यू विल बी अ गुड नेगोशिएटर. तो दैट ट्रैवल विल डेफिनेटली टीच यू. ट्रैवल इज़ द माध्यम है, जो ट्रैवल इज़ द मीडियम वेयर यू कैन लर्न. तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप कोई भी जगह पे जाओगे ना, तो एक तो सबसे पहला शर्म छोड़ देना है, क्योंकि ना वो आपका भाई है ना आपका कोई लग रहा है, ठीक है. तो जैसे हमको इंग्लिश सीखनी होती है, तो स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, वो कॉल सेंटर में फ़ोन करके हम जैसी टूटी फूटी इंग्लिश से बात करते हैं. तो करो वहाँ पे, नहीं भी आए क्या फ़र्क पड़ता है. और तो शर्म छोड़ दो, वो हमको क्या देख रहा है, क्या जज कर रहा है, ठीक है छोड़ दो. क्योंकि ये 2-3-4 बार होगा ना, तो आपकी पैटर्न ब्रेक हो जाएगी, और वो पैटर्न ब्रेक करना ज़रूरी है. पैटर्न ब्रेक होते ही आप तुरंत सीख जाओगे कि ये कैसे करना होता है, वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट आ जाता है. तो आप कोई भी नए कंट्री में जा रहे हो, तो सबसे पहले कितने लोगों से आप इंटरेक्शन करना होता है. सबसे पहले एयरपोर्ट में घुसते ही आप काउंटर पे होगे. देन आप काउंटर के बाद आप चेक इन करके, मतलब आप प्लेन में बैठेंगे तो एरोस्टेस, देन उसमें से बाहर निकल के टैक्सी, फिर वहाँ से होटल. तो ये जितने भी लोग हैं उनसे आप बात करना शुरू कीजिए. मतलब काफ़ी लोग क्या करते हैं, दे आर इन दी हेड, माइंड में रखते हैं, अच्छा इनके ये पूछ लिया तो क्या होगा, अच्छा वो उनको कैसा लगेगा. नहीं, गो आउट एंड आस्क क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा. तो उस हिसाब से आप थोड़ा एक्सपोज किए अपने आप को थोड़ा एक्सपोज कीजिए, और थोड़ा गो विद द फ्लो. फिर धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ जाएगी और हो जाएगा. ट्रैवल से लर्निंग क्या क्या मिल सकती है किसी को, क्योंकि आज हर पेरेंट का माइंडसेट वही होगा. कोई अगर बच्चा जाके बोलेगा कि मैं जा रहा हूँ दूसरी कंट्री में घूमने के लिए, तो पहला सवाल यही होगा, सबसे पहला होगा कि चलो पैसे कहाँ से आएंगे, तो चलो हमने उसकी बात कर ली कि हम खुद सेव कर लेंगे. करेक्ट. दूसरा सवाल हमने ये कर लिया कि भाई ऑफ टाइम पे जाएंगे तो चलो सीखने मिलेगा. बट थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज क्या क्या चीज़ें सीखने मिल सकती है. ट्रैवल से तो काफ़ी, मतलब जैसे मैंने बताया कि काफ़ी चीज़ें हम सीख सकते हैं. एक और अच्छा एक्सपीरियंस मुझे हुआ था जापान में. सो वी वर अ ग्रुप ऑफ 11 पीपल. लास्ट ईयर जनवरी में हम जब जापान गए थे, तो हम ओसाका में यूनिवर्सल स्टूडियो है वहाँ पे गए थे. तो मल्टीपल राइड्स होते हैं. तो इट वॉज़ अ वेरी कोल्ड टेम्परेचर उस टाइम पे, जनवरी में काफ़ी ठंडा रहता है. तो सब हमने कैप, मेरे एक अंकल हैं उन्होंने कैप पहनी थी, तो वो कैप हम कोई राइड में हमने छोड़ दी. अब वो राइड में छोड़ दी, मतलब राइड नहीं थी वो, एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम था, वहाँ पे कुछ शो हो रहा था और हम लोग गए थे वहाँ पे. इट्स पिच डार्क और सब चल रहा है. तो वहाँ से हम निकल गए बाहर निकलने के बाद उनको हमने बोला कि हमारा कैप छूट गया. तो उन्होंने जस्ट पूछा कौन से कलर का था. बोले एट द एंड, मतलब आप 5 बजे आप लॉस्ट एंड फाउंड से आप कलेक्ट कर लेना. सिंपल, और कुछ नहीं. उन्होंने ये तक नहीं बोला कि नहीं हम देखेंगे, अगर मिलेगा तो लाएंगे. सो द पर्सन हु वाज देयर, पक्का पता है कि आने ही वाला है, वो श्योर शॉट थे कि नहीं वो मिल जाएगी आपको, 5 बजे वहाँ से ले लेना. सो दैट काइंड ऑफ, एंड दैट्स द रीज़न. जैसे अभी आपने बीच में क्वेश्चन पूछा था कि आउट ऑफ 25 कंट्रीज विच कंट्री इज़ वेरी क्लोज टू मी, एंड दैट इज़ जापान. बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, बिकॉज जापान में देर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न, कंसिडरिंग मतलब आप उनके वहाँ पे रिस्पेक्ट, प्रोसेस, सिस्टम, बिलीफ सिस्टम, लोग मतलब SOP फॉलो करनी है. मतलब उनकी जो टेक्निक्स है, मतलब जो एंशियंट टाइम से, मतलब बरसों से चली आ रही है, काइजन टेक्निक, गिम्बा टेक्निक, बहुत सारी टेक्निक्स वो लोग जो फॉलो करते हैं, वो उनके रियल लाइफ में वो लोग फॉलो करते हैं. So that's the reason I like the country as a Japan the most out of 25 country wherever I've traveled as of now. ग्रेट. हम जापान के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले मुझे ये बताइए आप कौन सी कंट्री ट्रैवल किए हो, और अगर सपोज करो कोई ट्रैवल करना चाहता है, कोई यंग लड़का 20, 22, 25 साल का, तो उसे उस कंट्री में जाके क्या क्या एक्सपीरियंस करना चाहिए. जैसे अभी आपने मुझे बताया US में कहीं पर आप गए थे, या यूरोपियन कंट्रीज़ में गए थे, तो कंट्री वाइज मुझे बताइए कि उसमें क्या क्या चीज़ें देखनी कंपलसरी, कि अगर आप ये कंट्री में गए तो ये तो देखना ही चाहिए. तो अगर मान लो somebody is very new, तो मैं तो बोलूँगा कि आप स्टार्ट करो बाली से. बाली इज़ द कंट्री, मतलब उसको मल्टीपल टाइप से उसको कॉल्ड आउट किया जाता है. जैसे इट्स अ स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, और मे बी कैफ़े कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. वहाँ पे मल्टीपल कैफ़ेज़ है. खाना वहाँ का बहुत एकदम प्योर क्लीन. आपको अगर इंडियन ही खाना है तो भी मिल जाएगा. वहाँ पे आपको काम करना है तो वो भी आप कर सकते हो, क्योंकि अभी है ना वो डिजिटल नोमैड वाला कॉन्सेप्ट काफ़ी चल रहा है. तो आप वहाँ से काम भी कर सकते हैं, क्लोज टू इंडिया, तो ट्रैवल टाइम, और आपको काफ़ी सस्ता भी पड़ेगा. तो बाली में आप जाओगे तो आपको मतलब बीचेस डेफिनेटली आप, क्योंकि आपके लिए फ़र्स्ट टाइम है, तो वहाँ पे आप बहुत क्लीन बीचेस वगैरह है, तो आप वो मतलब एक्सप्लोर कर सकते हो.
फिर उबुद है। मतलब बाली को मैं ये कहूँगा कि इट्स अ वेरी डाइवर्स काइंड ऑफ अ थिंग। यू विल फाइंड बीचेस, वहाँ पे डेंस फॉरेस्ट है, फिर माउंटेन्स भी है, आप ट्रैकिंग भी कर सकते हो, सो एक्टिविटीज़ भी है। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द थिंग्स। सो मुझे बहुत कम कंट्रीज़ ऐसे लगते हैं कि जहाँ पे सारी चीज़ें हो। जैसे आप माउंटेन में जा रहे हो तो फिर सिर्फ माउंटेन ही है, आप वहाँ पे बीच मिस करोगे। बीचेस पे जा रहे हो तो फिर वो बीच वाले वाइब्स ही है, फिर वो दूसरी चीज़ें नहीं है। तो यहाँ पे सब कुछ चीज़ है, मतलब एडवेंचर भी है, अच्छा खाना भी है, फिर आपका लाइफस्टाइल भी वहाँ पे आप प्रॉपर, आप मतलब समझो कि जा रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप रोज़ उल्टा सीधा खाओगे, क्योंकि खाना भी वहाँ पे बहुत हेल्दी मिलता है। और माउंटेन, बीच, डेंस फॉरेस्ट एक्सपीरियंसेस करेंगे और उसके साथ एडवेंचर भी है। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। तो मैं कहूँगा बाली में ये चीज़ है। और फिर दुबई जा सकते हैं अगर एक नई दुनिया देखनी हो तो, कि कैसे शॉर्ट टाइम में ग्रो होना है। मतलब मैं आपको अगर बताऊँ, आपको लास्ट 30 इयर्स में उन्होंने कहाँ से कहाँ पहुँच गए। मतलब दुबई क्या था, अगर आप 30 साल पहले की दुबई की फ़ोटो देखोगे तो ऐसा लगेगा कि बहुत गरीब कंट्री है। तो मतलब मैं ऐसा कहूँगा कि जो होते हैं ना स्काई स्क्रैपर्स, जो बोलते हैं स्काई लाइन्स, तो आई थिंक वो दो कंट्री में है। एक तो दुबई है, मतलब अगर मैं यूएई की बात करूँ तो दुबई में सिटी की बात करूँगा, एक दुबई और दूसरा है न्यूयॉर्क। ये दो स्काईलाइन, मुझे इससे अच्छा स्काईलाइन मैंने अभी तक नहीं देखा है। न्यूयॉर्क तो नेक्स्ट लेवल है, उसकी तो बात ही नहीं हो सकती है। पर जैसे दुबई में है तो वो शेख जायद रोड हो गया। यूएसए में आप अगर न्यूयॉर्क में जाओगे तो आपको अलग ही दुनिया मिलेगी। तो ये दो कंट्री है। फिर यूरोप में जा रहे हो तो आप स्विट्ज़रलैंड जाओगे तो आपको माउंट एटलिस हो गया, जुम्फ्रा हो गया, वो जाना चाहिए। फ्रांस में आपको पेरिस जाके आपको एफिल टावर देखना चाहिए। तो ये कॉमन है, सब लोगों को पता है। पर एज ए बिगिनर तो आप ये सब जगह पे नहीं जाने वाले हो, तो आप कहाँ जाओगे? तो आप जाओगे बाली, थाईलैंड, वियतनाम, श्रीलंका। फिर कुछ यूनिक एक्सपीरियंसेस लेने तो आप लाओस भी जा सकते हो, फिर म्यांमार भी जा सकते हैं। पर डिपेंड, मतलब भूटान इज़ अगेन वेरी क्लोज टू माई हार्ट। भूटान मैं गया नहीं हूँ, इट्स अगेन इन माई विश लिस्ट, तो भूटान मुझे जाना है। नेपाल इज़ अगेन अ वेरी नाइस कंट्री। इफ समबडी इज़ हाइकिंग लवर, ट्रैकिंग लवर, तो उसको 100% स्टार्ट शुरू करना चाहिए नेपाल से। उसको फिर बाली भी नहीं जाना चाहिए, उसको 100% नेपाल से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ट्रैक्स है। सो दोस ट्रैकिंग थिंग्स, इफ समबडी इज़ ए हाइकिंग लवर, सबसे पहला कंट्री मैं बोलूँगा नेपाल जाओगे। क्योंकि नेपाल में ऐसा है कि मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है, पर वर्ल्ड के काफ़ी हद तक सारे हाईएस्ट टॉल मतलब माउंटेन्स वहाँ पे है। माउंट एवरेस्ट तो सबको ही पता है, पर बहुत सारे स्मॉल है। आप एवरेस्ट बेस कैंप भी कर सकते हो, पर अगर लो लेवल से स्टार्ट करना है तो देयर आर अदर स्मॉल पिक्स आर ऑल्सो देयर। एंड अगर इंडिया में ट्रैवल करना है तो आप हिमाचल हो गया, फिर उत्तराखंड हो गया, वहाँ पे भी अच्छे हाइकिंग्स है। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द हाइकिंग एंड ट्रैकिंग लवर्स। तो वो सारी जगह है कि जहाँ पे आप ये ट्रैक्स कर सकते हो और आप एक्सपोजर्स भी ले पाओगे। ट्रू। तो मुझे सबसे पहले अगर किसी भी कंट्री में ट्रैवल करना है तो पॉइंट नंबर 1 मुझे अपना बजट देखना है कि क्या बजट रेंज में देखना है। सेकंड बात जो भी मैं आपकी बातों से समझ पा रहा हूँ कि मुझे देखना पड़ेगा कि मैं किस टाइप का लवर हूँ। क्या मैं माउंटेन लवर हूँ तो मैं कुछ कंट्री को चूज़ करूँगा, मैं कुछ बीचेस में जाना है तो मैं कुछ, करेक्ट, राइट। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के मन में ये भी आता है कि क्या वहाँ पर जाके मुझे खाना कैसे मिलेगा, करेक्ट, वेज नॉन वेज क्या मिलेगा, और लैंग्वेज भी कभी कभी बैरियर आ जाती है। तो ये सारी चीज़ों को आप कैसे देखते हो किसी भी कंट्री को चूज़ करने के पहले? तो मैं देखता हूँ कि मेरा कंफर्ट क्या है। जैसे आपने बताया कि सारी चीज़ें आप वेज हो नॉन वेज हो, क्योंकि आपको ऐसी कंट्री ले ली कि जहाँ पे वेज ऑप्शन ही नहीं मिल रहे हैं, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर नॉन वेज, तो वो भी आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। तो आपको सबसे पहले, क्योंकि फूड इज़ द सर्वाइवल काइंड ऑफ अ थिंग, आप दूसरी तीसरी चीज़ें आपको नहीं मिलेगी तो चलेगा, आप कुछ एडवेंचर मिस कर दिया तो चलेगा, पर खाना एक इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको फूड को आइडेंटिफाई करना है। और कुछ रेस्टोरेंट्स आप जहाँ पे जा रहे हो तो थोड़ा रिसर्च कर लो कि हाँ यहाँ पे एटलीस्ट वेज मिल रहा है, डिसेंट अमाउंट ऑफ वेज। आजकल तो इंटरनेट के ज़माने से आप मेनू तक देख सकते हो कि मैं क्या खाऊंगा, वहाँ तक देख सकते हो। तो सबसे पहले फूड, फिर आपको किस टाइप का मतलब आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। यू लाइक हाइकिंग, तो माउंटेन्स या कुछ ट्रैकिंग वगैरह होना चाहिए आपकी ट्रिप में।
फिर आपको कोई अदर एडवेंचर्स हो गया, तो जैसे मान लो स्काई डाइविंग हो गया, बंजी हो गया, रिवर राफ्टिंग हो गया, कुछ भी, तो डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट ऑफ एडवेंचर क्या है आपका, तो वो आप एक ऐड कर सकते हो। और तीसरा, मतलब सब लोगों का अलग अलग होता है, किसी लोगों को कोई स्पिरिचुअल जगह पे जाने में भी मज़ा आता है, तो वैसी भी बहुत सारी जगह, टेम्पल्स हो गए, ऐसे कोई म्यूज़ियम्स हो गए, तो किसी को हिस्ट्री वगैरह काफ़ी पसंद आता है, करेक्ट, तो वो भी अलग सब्जेक्टिव है, किसी को वो पसंद, तो वो भी आपको रिसर्च करके पहले वो करना है। तो आप पहले एरिया ऑफ इंटरेस्ट आप लिस्ट डाउन कर दो, और वो सारी चीज़ें कहाँ पे मिल रही है, कौन सी कंट्री आपको वो दे रही है, और एक बजट। तो आपका बजट आपने पहले बजट, एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो लिस्ट आपने बनाया है वो, और आपका ड्यूरेशन हो गया, जो भी चीज़ें, तो वो सब जगह, वो सब मिला के वो कहाँ पे एक जगह पे मिल रहा है, या तो एटलीस्ट 70% मिल रहा है, जो भी आपका आपकी रिक्वायरमेंट है उसमें से 70% ऑफ चीज़ें आपको वहाँ से वो कंट्री दे रही है, डेफिनेटली गो अहेड एंड प्लान इट, दैट्स इट। एब्सोल्युटली। तो Great, वो रिसर्च का पार्ट हुआ, तो अगर आप जितना अच्छे से डेप्थ में आपका इंटरेस्ट और जो कंट्री दे रही है वो मिक्स मैच करोगे, तो आपको मज़ा आ जाएगा फिर। अमेजिंग अमेजिंग। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मुझे अभी कभी कभी लगता है, जैसे जापान की बात कर रहे हो, तो क्या लैंग्वेज वाइज कभी अगर मैं बात करूँ तो एज एन इंडियन, क्या वहाँ पर लोग हमें समझते हैं? मतलब अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं जा रहा हूँ और मुझे कहीं होटल चेक इन करना है, या कोई रोड पूछना है, रोड के बारे में बात करना है, या कितना डिस्टेंस होगा, या व्हाटएवर, मुझे लोकल लोगों से बात करनी है, तो क्या लैंग्वेज एक बैरियर आता है? 100%। गूगल ट्रांसलेटर इज़ द सर्वाइवल। मतलब वहाँ पे ऐसा है कि आप कोई भी जगह पे जाओगे, तो वहाँ पे एक तो एक्चुअली क्या है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ वेरी कॉमन। मतलब सब लोग, आपको अगर जापान जाओगे तो सबसे पहली चीज़ लैंग्वेज से भी पहला है आपका फिटनेस, क्योंकि रोज़ 20,000 स्टेप चलने हैं, वो आप ध्यान में रख दो, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही वहाँ पे सब लोग यूज़ करते हैं, दैट्स द रीज़न दे आर फिट ऑल्सो। तो आप वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर आने ही वाला है, तो आपके जितने भी नोटिस बोर्ड या जो भी बोर्ड्स लगे हुए हैं वो सब जापानीज़ में है, तो आपको स्कैन करना पड़ेगा, और जो स्कैन करके आप गूगल में आपको पता चलेगा, अच्छा मेरे को यहाँ जाना है, एक तो नाम भी प्रोनाउंस तो हम कर ही नहीं सकते, वैसे नाम होते, तो आपको थोड़ा ये, फिर लाइंस होती है, ब्लू लाइन, पर्पल लाइन, येलो लाइन, ब्लू में भी 3 शेड होते हैं, इतनी लाइन है। मतलब मैं आपको टोक्यो में बताऊँ तो टोक्यो में ही कुछ 200+ रेलवे लाइंस है, 200+ इन जस्ट वन सिटी, तो इतने सारे लाइन मेट्रोज़ अंदर है, तो मतलब आप समझो कि उन्होंने किस हद तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डेवलप किया है और लोगों को अडेप्ट भी करवाया है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी जापान जाओगे तो। पर गूगल ट्रांसलेट से अगर बंदा डिसेंट मतलब वेल नॉलेज है, समझदार तो कर लेगा, आराम से कर लेगा। पर अभी मुझे ऐसा लगा, मतलब लास्ट विजिट जो मैं गया था, तो पहले लोग ऐसा बोलते थे कि जापान दे आर वेरी स्टबन फॉर द लैंग्वेज, पर कुछ जगह पे, मतलब जैसे रेस्टोरेंट में जा रहे हो, ये सब जगह पे, तो थोड़ा समझते हैं, इंग्लिश समझ में आ जाता है, मतलब टूटा फूटा भी वो समझ लेते हैं। हाँ, मतलब कस्टमाइजेशन आप कुछ बताओगे उसको कि भाई ये एक बोल आपको खाना है, उसमें ये चीज़ नहीं डालनी, ये डालनी है, ऊपर नीचे करना है, वो थोड़ा उनके सिलेबस से बाहर हो जाता है, पर समझते हैं इंग्लिश। हाँ नहीं, लेकिन वापस अभी अगेन थैंक्स टू AI ये सारी चीज़ें तो है ही। मैं बहुत बार देखता हूँ कि लोग इंग्लिश में लिखेंगे और नीचे लिख देंगे कंपनी कन्वर्टेड टू जापानीज, हाँ आ जाता बता देंगे कि भाई तू पढ़ ले, मुझे बोलना नहीं आता है। एग्जैक्टली। और एक चीज़ और बताता हूँ कि आप जैसे मान लो कि वहाँ पे डिज्नीलैंड है, द वर्ल्ड का सबसे अच्छा डिज्नीलैंड वहाँ पे है, तो देर आर 4-5 डिज्नीलैंड्स, बट जापान का डिज्नीलैंड बहुत यूनिक है। फिर ओसाका में यूनिवर्सल स्टूडियो है। तो आप जो भी राइड्स में बैठते हो, तो वहाँ पे जो अनाउंसमेंट होते हैं प्रिकॉशंस और सेफ्टी को लेके, वो भी जापानीज़ में होता है। तो मतलब आपको फिर वो एक्शन से समझना पड़ता है। मतलब होते हैं विजुअल्स की ये होता है, और लिटरली वो लोग आपको पैम्फलेट देते हैं। मतलब यू आर इन द क्यू, यू आर अबाउट टू बोर्ड दैट राइड या जो भी है, तो आपको मतलब वो क्या करते हैं, मतलब प्रोसेस, मैंने बताया ना प्रोसेस ड्रिवन होते हैं, तो सबको ऐसे पैम्फलेट देंगे, एक छोटा सा होता है कागज़, उसमें विजुअल वे में बताया है कि आपको ये ऐसे पहनना है, ये करना है, वो करना है, तो आपको पूरा 4-5 चीज़ें विजुअल वे में बताइए, आपको वो फॉलो करनी है। क्योंकि हम बोलेंगे तो जापानीज़ में वो बोल दे रहे हैं, आपको समझ पड़े तो ठीक, वरना ये देख लो, वरना आप देख लो अपनी सेफ्टी, क्योंकि बहुत क्रेजी राइड्स है वहाँ पे यूनिवर्सल स्टूडियो में उसमें। तो इस लेवल से उन्होंने वे ऑफ एक्सप्लेनेशन ऐसे रखा है। Amazing. तो वो एक अच्छा यूनिक मेरे को लगा था कि हाँ, एटलीस्ट भले वो उनके लैंग्वेज में ऐसा है कि भाई नहीं, हम इंग्लिश नहीं सीखना है, जो भी हम इंग्लिश में कन्वे नहीं करेंगे,
बट हम एटलीस्ट टूरिस्ट को ऐसे नहीं तो ऐसे Support बताएं। कर रहे हैं। हाँ, सपोर्ट, Amazing, वेरी amazing. रिस्पेक्टेड वे, ऐसा नहीं कि भाई आप देख लो ऐसा, वो रिस्पेक्ट तो उनको सबसे नंबर 1 उनकी प्रायोरिटी में आती और है। क्या क्या चीज़ें हैं जो जापान से सीखनी चाहिए, क्योंकि बीच में आप कुछ अभी उनके फॉर्मेट्स के बारे में भी बात कर रहे थे, या कुछ काइजन या समथिंग हाँ, आपने हाँ, कुछ हाँ, ऐसा हाँ। बताया, क्या है ये तो exactly? वो लोग की लाइफ में ये सब चीज़ें बहुत कॉमन है। काइजन जैसे होता है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, मतलब वो कभी भी सेटिस्फाइड, मतलब वो कि भाई हाँ चलो बस ये मैं कर रहा हूँ काम, तो उसमें बस ऐसे ही करते जाऊँगा, वो कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट निकालेंगे उनसे। 5S एक बहुत अच्छा टेक्निक वो फॉलो करते हैं, जिसमें शॉर्ट होता है, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज एंड सस्टेन, तो 5S उनको बोलते हैं। तो ये हर बच्चे से लेके मतलब सब लोग फॉलो करते हैं। जैसे मान लो कि मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि हमारे ऑफिस में या घर पे कोई मतलब क्लस्टर हो गया है, कुछ चीज़ों सामान बहुत बिखरी पड़ी हुई है, तो वो पहले क्या करेंगे कि उसको सॉर्ट कर देंगे, और जो नहीं काम नहीं है उसको फेंक देंगे। हम क्या करते हैं, सब रख देते हैं, हाँ भले फ्यूचर में काम में आएगा, और उससे क्लैरिटी नहीं आती है। वो क्या करते हैं, और शॉर्ट इसलिए करते हैं कि टू गेट द क्लैरिटी, तो वो शॉर्ट करने के बाद फिर सेट इन ऑर्डर उसको अरेंज कर देंगे। तीसरा आता है शाइन, क्लीनलीनेस। जापान के बारे में क्लीनलीनेस तो मतलब मेरे को ज़्यादा बोलना नहीं है, क्योंकि द वर्ल्ड नोज अबाउट इट कि कैसे वो क्लीन रखते हैं घर को या कोई भी जगह को। तो थर्ड वन इज़ क्लीन, और ये शाइन, तो उसको क्लीन करते हैं। और द फोर्थ वन इज स्टैंडर्डाइज। सो स्टैंडर्डाइज में होता है वो प्रोसेस बनाते हैं, कुछ रूटीन्स बनाते हैं, उसको फॉलो करते हैं, मतलब उसको SOPs बनाते हैं, रूटीन बनाते हैं, उसको सिस्टम बनाते हैं, बिकॉज दे बिलीव इन सिस्टम, तो वो स्टैंडर्डाइज करते हैं चीज़ों को। एंड द फिफ्थ वन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सस्टेन। सस्टेन मीन्स ये जो ऊपर की 4 चीज़ें हैं उसको कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना है। सो दैट इज़ कॉल्ड 5S, और वो बच्चों को पहले से ही सिखाया जाता है। और एक चीज़, एक इंसिडेंट और याद आ रहा है मुझे, अभी शायद आपको भी पता होगा कि अभी लास्ट जो वर्ल्ड कप हुआ था, फीफा वर्ल्ड कप, जापान की टीम कतार गई थी, तो उनकी मैच किसके साथ थी वो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली। तो कतार में वर्ल्ड कप था, मैच ख़त्म हो गई, तो जापान के जो भी फैंस थे वहाँ पे आए हुए थे, तो उन्होंने पूरा स्टेडियम क्लीन किया, लिटरली। आई एम नॉट, आप गूगल पे जाके चेक कर लो, उन्होंने पूरा स्टेडियम क्लीन किया। जापान के फैंस ने, उनका कोई मतलब नहीं है कि स्टेडियम क्या उनको मतलब, बट दे बिलीव इन क्लीनलीनेस, क्योंकि वो जहाँ पे गए हैं उसको वो मंदिर गिनो या जो उसको मानते हैं। और जो टीम थी, जो ड्रेसिंग रूम था, वो पूरा ड्रेसिंग रूम वो टीम ने क्लीन किया। और आप एक बहुत अच्छा वीडियो है मतलब इसके ऊपर, तो उन्होंने जो टॉवल से लेके जो फोल्ड करके जो रखा था, अगर किसी ने पहले ड्रेसिंग रूम सजा के भी रखा होगा ना, उससे भी अच्छा इन लोगों ने सजा के दिया था। सो दैट काइंड ऑफ क्लीनलीनेस दे आर बिलीविंग इन। अमेजिंग, अमेजिंग। मतलब ये सारी चीज़ें उन्होंने पहले से सीख ली है, सारी चीज़ें एग्जैक्टली, स्कूल से या पहले से सबकॉन्शियसली उनको सिखा दिया गया है कि भाई आपको ये ऐसे ही रहना है, ऐसे ही करना है, इसलिए दूसरे कंट्री में जाके भी वो लोग वही कर रहे हैं। आई एम वेरी श्योर यार, ये जापान से बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली है। मैं सर आपके लाइफ के बारे में जानना चाहूँगा। आपने जैसे बताया 2009 से आपने ट्रैवल चालू किया, 25 से ज़्यादा कंट्रीज़ आपने घूम लिया है। मुझे कुछ ऐसी 2, 3, 4, 5 चीज़ें बताइए आपके लाइफ में क्या क्या लर्निंग ट्रैवल ने दी है। सबसे पहले बताऊँ तो कॉन्फिडेंस, जो मतलब आज जो मैं बैठ के आपके साथ जो बात कर पा रहा हूँ और चीज़ें जो शेयर कर पा रहा हूँ, सो सबसे इम्पॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस। कोई भी फील्ड में आप कितना भी नॉलेज है आपके पास, पर अगर इफ़ यू जस्ट गो एंड स्पीक आउट तो ही कुछ काम का है, अदरवाइज हेड में तो फिर रख के क्या ही फ़ायदा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है चीज़ें मुझे जो मिली है वो है कॉन्फिडेंस। दूसरा जो है कि मुझे क्लैरिटी कुछ चीज़ें में मिली, और मुझे इसका बिज़नेस में बहुत हेल्प करा कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी को, कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। और काफ़ी चीज़ें हैं। और एक चीज़ है ट्रबल शूटिंग। आज लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आते हैं, बिज़नेस में मैं मल्टीपल बिज़नेस में हूँ अभी, तो मुझे भी बहुत प्रॉब्लम आते हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उसको सॉल्व कैसे किया जाए। तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने ट्रैवल से सीखी है, क्योंकि मैं जाता था कहीं पे भी तो मेरे हिसाब से चीज़ें नहीं होती थी इनिशियल वे में, अभी भी नहीं होती है। तो ऐसा नहीं है कि जो हम प्लान करते हैं वो हो ही जाता है, कोई वेदर कंडीशन आ गई या कुछ भी आ गया। मैं अभी आपको एक मेरा इंसिडेंट बताऊंगा, जो मेरा स्काई डाइविंग का इंसिडेंट है। तो जो मैंने प्लान किया था वो नहीं हुआ, तो उस टाइप से वो कैसे हम उस चीज़ में से बाहर आते और सॉल्व कैसे करते, तो वो ट्रबल शूटिंग हो गया, क्लैरिटी हो गई, कॉन्फिडेंस हो गया। तो वो सब चीज़ें मेरे पर्सनल लाइफ में और मेरी प्रोफेशनल लाइफ में दोनों में बहुत इम्पैक्ट किया है। और जैसे मेरी शादी हो गई,
2016 के बाद। सो हमने उसके बाद भी काफ़ी ट्रैवल किया है। एक्चुअली मेरा जो 25 कंट्रीज़ जो ट्रैवल किया उसमें से 70% तो मैंने उसके बाद ही किया है, क्योंकि इनिशियल टाइम में फंडिंग या थोड़ा पैसे का ट्रैवल का कीड़ा पहले से था। जो मैंने बताया ना, मैंने फर्स्ट कंट्रीज जो ट्रैवल करी उसके बाद मेरे दिमाग के ढक्कन खुल गए कि भाई नहीं, इससे बहुत कुछ होने वाला है। तो जब अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं करता गया। तो मैंने अननेसेसरी खर्चे नहीं किया और थोड़ा ट्रैवल के लिए स्पेंड किया और करता गया तो हुआ। तो ये शादी के बाद जितना भी मैंने ट्रैवल किया तो वो एक रिलेशन पे भी इफ़ेक्ट आती है, तो आपके रिलेशन भी काफ़ी सुधरते हैं। तो ट्रैवलिंग से ये सारे बेनिफिट्स मेरे को मिले हैं। कॉन्फिडेंस, ट्रबल शूटिंग, बिहेवियर और रिलेशनशिप, ये तीनों चीज़ आपने इम्प्रूव की ट्रैवल की वजह से। एग्जैक्टली। आई एम वेरी श्योर कि ये सारी चीज़ें अगर हमें यंग एज में सीखने मिल जाए, क्योंकि आपने तो मेरे ख्याल से जब भी आपकी बातों से पता चला आप MBA की या कुछ स्टडीज़ कर रहे थे उस टाइम पे आपने ट्रैवल चालू किया। बट अगर सपोज़ करो आज इतनी अच्छी इंपॉर्टेंट लर्निंग और सारी चीज़ें सीखने मिल रही है, क्या कोई यंग स्टूडेंट अपने स्कूल सेक्शन में, कॉलेज सेक्शन में क्या ये एक्सपीरियंस कर सकता है? 100%। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तो काफ़ी लेट हो गया था। मतलब आपको मैंने बताया कि मैंने MBA करते टाइम पे मैं पहली बार इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहा हूँ या पहली बार मैं फ़्लाइट में बैठ रहा हूँ। सो आई मिस्ड आउट सो मैनी थिंग, बट ठीक है, वो कोई इतना मैटर नहीं कर रहा है। पर हाँ, अगर आई वुड हैव नो कि भाई हाँ इतना एक्सपोजर है, मेरे पेरेंट्स ने भी काफ़ी, ऐसा नहीं है कि मुझे काफ़ी ट्रैवल करवाई है, ऐसा नहीं है। पर अगर मैं यंग एज से बात करूँ तो एक तो होता है ना कि कॉग्निटिव एबिलिटी जो एक एज के बाद थोड़ा धीरे धीरे डेवलप कम होती है, मतलब तो वो बच्चों में ज़्यादा होती है। न्यूरॉन्स आपके अच्छे डेवलप हो रहे हैं। तो आप अगर कोई भी बच्चों को अगर अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालोगे ना, ट्रैवलिंग वैसे उनके लिए फ़न है पर वो अनकंफर्ट भी है। क्योंकि घर पे वो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आप ट्रैवल कर रहे हो पेरेंट्स के साथ, तो सेम ही होना है। घर पे जो खाना खिला रहे हैं वही वहीं ऐसा ही होने वाला है। पर अगर आप बच्चों को आईफोन दिलाओ या तो उससे अच्छा 1.5 लाख का आईफोन मत दो, उसको ट्रैवल करने भेजो 1.5 लाख दे के कि भाई जाओ घूमो, और अकेले भेजो या तो कोई ग्रुप में भेजो, एटलीस्ट उसके फ्रेंड्स के साथ भेजो भले, क्योंकि सब अकेले ही है, सब उठेंगे अपने हिसाब से, खुद से तैयार होना है, खुद से खाना है, खुद से सोना है, खुद सब करना है। करेक्ट। तो उससे एक तो क्या है कि कंफर्ट में से वो अनकंफर्टेबल सिचुएशन में आएंगे, सबसे पहली चीज़। और दे विल ऑब्जर्व लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि उनमें ऑब्जर्वेशन पावर बहुत होती है। यू नो किड्स दे कीप ऑन आस्किंग मल्टीपल क्वेश्चंस, क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, क्यों ऐसा। अब वो हमारे जो एनवायरनमेंट में रह के इतना कर सकते हैं, तो अगर वो ओपन हो जाएंगे, हम उनको बड़ा एक्सपोजर देंगे, जैसे जापान जैसी कंट्री में उनको लेके गए, या कोई ऐसी कंट्री की जहाँ पे लर्निंग्स के काफ़ी मतलब हम पॉइंट ऑफ व्यू उनको मिल सकते हैं, तो वहाँ जाके उनको ये सारी चीज़ें तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ उनको मिलने ही वाला है। तो दैट वे आई एम श्योर कि अगर उनको अर्ली एज में ट्रैवल करवाया जाए ना, तो उनका ग्रोथ अलग लेवल पे जा सकता है। क्योंकि मैं अभी बताऊँ, इन दिस AI वर्ल्ड आपके पास स्किल ज़्यादा मैटर करेगा। अगर मैं इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट अभी अगर बच्चा 5-6 साल का, 10 साल का भी है, तो वो बाहर जब मार्केट में आएगा तो कब आएगा? आज से 10-12 साल पहले, 10-12 साल बाद में। अभी इतना कम्पिटिटिव मार्केट है, आप सोचो कि 12 साल बाद क्या होगा। AI तो छोड़ो, कुछ और ही आ गया होगा। करेक्ट। तो उस टाइम पे अगर आपके पास खाली बुक का नॉलेज है तो क्या करेंगे? True. और जापान हमसे इसलिए ही आगे है, मतलब हमसे आगे ऐसे इसलिए बोलूँगा कि टेक्नोलॉजी गिनो या बिहेवियर गिनो, वो उनके ज़्यादातर नहीं है। मतलब मैं एक चीज़ बताऊँगा, एक बहुत यूनिक सी चीज़ है कि वो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ नहीं करते। जापानीज़ कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ नहीं करते, पर वो ऑर्डिनरी चीज़ को बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरीली डिसिप्लिन के साथ करते हैं, इसलिए वो लोग आगे हैं। तो ये चीज़ अपने बच्चों को डालने के लिए आप और मैं नहीं कर सकते, या तो ना अपना एजुकेशन सिस्टम कर सकता है। करेक्ट। क्योंकि वो रूट से नहीं आ रहा है ना। करेक्ट। तो उनको ये माहौल में डालना पड़ेगा ताकि वो चीज़ें सीख पाए। अब ये माहौल तभी आएगा कि हम जब उनको भेजेंगे। और पेरेंट्स के दिमाग में काफ़ी पेरेंट्स के दिमाग में ये भी होता है कि अगर अकेला बच्चा जाएगा तो क्या होगा, कि कैसे करेंगे, क्या होगा। कोई कुछ नहीं होता है। मतलब इफ़ यू बिलीव इन गॉड, या तो थोड़ा फिर, अब वो तो घर पे बच्चा है, कुछ काम मतलब मस्ती कर रहा है, वहीं पे भी फ्रैक्चर हो जाता है। तो सो इट डिपेंड्स। अगर आप अच्छे से कुछ करेंगे तो ऐसा नहीं है कि प्लानिंग करके आप उसको भेजेंगे तो उसको एक्सपोजर बहुत काफ़ी मिलेगा। अमेजिंग अमेजिंग। मैं आपकी बातों से ये समझ पा रहा हूँ कि अगर कोई यंग एज में जा रहा है तो सबसे पहली बात
स्किल उसमें बहुत अच्छी डेवलप हो जाएगी, किताबी नॉलेज नहीं रहेगी, प्रैक्टिकल लर्निंग सीखने मिलेगी। लेकिन आज हर मिडिल क्लास पेरेंट का कहीं ना कहीं माइंडसेट यही होता है कि बेटा पहले पढ़ाई कर ले, पहले अच्छे ग्रेड लेके आ, बाद में ट्रैवल करना। आज अगर किसी पेरेंट को आपको कन्विंस करना हो कि नहीं आपके बेटे को जाना चाहिए या आपको भेजना चाहिए उनको, कैसे कन्विंस करोगे आप? तो मैं एक चीज़ बताऊंगा उनको कि आपको मार्क्स चाहिए आपके बच्चे के लिए या तो आपके बच्चे का ग्रोथ चाहिए। दो चीज़ है सिंपल। मतलब ग्रोथ आएगी एक्सपोजर के साथ। आप अगर उनको बड़ा सा ऐसा कोई प्लेटफॉर्म देंगे, ऐसे कोई माहौल में उनको भेजेंगे, तब जाके ये चीज़ होने वाली है। अदरवाइज़ तो हम यहाँ पे वही माहौल में रखेंगे तो ग्रोथ नहीं होने वाला, कोई एक्सपोजर नहीं मिलेगा। तो मैं उनको ये सिंपल सी चीज़ बताऊँगा। तो अभी मतलब जैसे आपको मैंने बताया कि जापान मेरे लिए क्यों स्पेशल है, तो हमने क्या किया था कि मतलब ट्रैवलिंग से मेरे जितने भी एक्सपीरियंसेस हुए, मेरा ये ग्रोथ हुआ, मेरे में कॉन्फिडेंस आया, जो भी मैं अभी तक कर पाया हूँ दैट इज़ बिकॉज ऑफ ट्रैवल। तो मैंने ऐसा सोचा कि क्यों ना हम ये चीज़ हम पास कर पाए कि आज की जो नई जनरेशन आ रही है, बच्चे जो, तो उनके लिए भी ये सेम चीज़ हो पाए फ्यूचर में। तो मतलब विथ सम कनेक्ट्स एंड ऑल, हमने कुछ जापानीज़ से हमारी बात हो रही थी, तो उसमें से हमने एक कंपनी वहाँ पे फॉर्म करी, तो जिसका नाम है जीटेक, तो जापान इंडिया इनोवेशन टेक्नोलॉजी एजुकेशन कल्चरल हब। तो ये नाम में ही सब चीज़ें आ जाती है। तो जो जापानीज़ है, तो दो जापानीज़ है, दे आर माई पार्टनर्स, एंड एक मेरा फ्रेंड भी है इसमें। तो हमने एक कंपनी बनाई, तो इसमें हम एक स्टूडेंट इमर्शन प्रोग्राम हमने बनाया है इसमें, तो जहाँ पे बच्चों को हम इंडिया से जापान ले जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि इट्स 7 days 8 days 10 days प्रोग्राम, जहाँ पे पूरा बच्चों को मतलब हम घुमाते नहीं है, घुमाते हैं उनको, मतलब ट्रैवल एक्सपोजर्स भी मिलता है, पर उसके साथ लर्निंग्स भी होते हैं। तो जापान के जो वैल्यूज़ है, जापान की जो डिसिप्लिन है, जापान की जो सिस्टम है, वो हम बच्चों को वहाँ जाके दिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वीडियो में देख लो, तो वो नहीं होने वाली है। तो वो जैसे अभी मैंने रिसेंटली मैं बता रहा था ना कि उनको कंफर्ट में से अनकंफर्ट में डालना पड़ेगा, तो हम वहाँ ले जाके उनको ये सारी चीज़ें करवाते हैं। तो जो भी जापानीज़ प्रोसेस है हम उनको स्कूल में ले जाते हैं। जापान में स्कूल में कोई कोई क्लीनर्स नहीं होते, प्यून नहीं होते। जितनी भी बड़ी स्कूल होती है, जैसे यहाँ तो हमारी स्कूल बड़ी होती है, उससे भी बड़ी स्कूल होती है वहाँ पे। तो जितनी भी बड़ी स्कूल होती है, वो स्कूल बच्चे खुद क्लीन करते हैं, हर क्लासरूम खुद क्लीन करते हैं। अगर हम यहाँ के कोई पेरेंट्स को बोल देना कि मतलब स्कूल से कोई बोल दे कि आपके बच्चे को क्लासरूम क्लीन करना है, तो हम पेरेंट्स ही उनको ऐसा बोलेंगे कि नहीं भाई क्यों ऐसा, ये पैसे थोड़ी उसके लिए भरते हैं आपकी स्कूल क्लीन करने के लिए। तो पर वो ऐसा नहीं मानते हैं। तो ये सारी चीज़ें उनको हम दिखाते हैं, तो इसका एक इम्पैक्ट अलग उनके दिमाग में जाता है, और बच्चे को जो एक्सपोजर मिलता है तो ये पूरा अलग ही है। एक्चुअली ये आइडिया कैसे आया था मैं बताऊँ आपको कि मतलब आई हैव ट्रैवल टू मोर देन 25 कंट्रीज़, एंड द वन कंट्री इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, दैट इज़ जापान। एंड उसके लिए जापान इज़ नॉट जस्ट ब्यूटीफुल और टेक्नोलॉजिकली पावरफुल, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मुझे इम्प्रेस कर गई, वो हाउ स्टूडेंट इंटेंशनली शेप देयर। तो उनको कैसे इंटेंशनली शेप करते हैं, मतलब इंटेंशनली मीन्स कि प्रोसेस से, सिस्टम से। तो ये सारी चीज़ें उनके मतलब उनके स्टडी में ही है। वो जो हम टॉपिक्स पढ़ाते हैं, हम क्या है मार्क्स के पीछे भागते हैं, वो लोग मार्क्स के पीछे नहीं भागते, वो इन सब के पीछे भागते हैं। वो स्किल्ड बेस्ड काम करते हैं, एंड दैट्स द रीज़न जापान इज़ नंबर 1 इन द वर्ल्ड। और मैं कहूँगा जापान इज़ द सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। मतलब एट द एज ऑफ 5 और 6, मतलब 5 या 6 साल का बच्चा खुद से जाता है स्कूल पे। हाँ, खुद ट्रैवल करता है। सो इट इज़ दैट सेफ। आप सोच पाओगे कि बॉम्बे में रह के या रोड क्रॉस नहीं करते, हम उतना डरते हैं, तो उस लेवल की सेफ्टी है। एंड इवन जापान इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट। अभी आई थिंक 2nd नंबर पे है, पर अर्लियर इट वॉज नंबर 1, पर काफ़ी फ़र्क नहीं है। सिंगापुर नंबर 1 पे थोड़ा सा ही फ़र्क है, तो नंबर 1 नंबर 2 पे है, एंड दे हैव डायरेक्ट एक्सेस टू आई थिंक 193 कंट्री विदाउट वीज़ा। सो दैट काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर। तो हमने ये बनाया ही इसलिए है कि एक प्लेटफॉर्म ऐसे हमने बनाया कि जिससे मतलब ऐसा कुछ हो कि लोगों को हम वैल्यू एडिशन दे पाए, मतलब बच्चों के लिए कुछ करना है कि जो आने वाली जनरेशन है। क्योंकि हम अगर
सब इंडिया को हम बोलते हैं कि हमको नंबर 1 इकोनॉमी बनना है, सुपर पावर बन रहा है, हमको पूरे वर्ल्ड पे नंबर 1 बनना है, तो वो ऐसे नहीं होने वाला है। आप अगर ग्रास रूट लेवल पे काम नहीं करेंगे ना तो वो नहीं होने वाला है। ट्रू सो ट्रू। मतलब हमें बचपन से बच्चों को वो सारी चीज़ों के दिखाना पड़ेगा कि देखो यहाँ ऐसे चल रहा है, यहाँ ऐसे चल रहा है, हम क्या कर रहे हैं, हम भी कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें अडेप्ट करें। एक चीज़ मैं आपको मेरे को एक चीज़ याद आ रही है। जैसे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब है, मोदी साहब, उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान जो बीच में चलाया था, तो ये जो मैंने अभी 5S का जो रिसेंटली जो पूरा कॉन्सेप्ट शेयर किया, वो भी क्लीनलीनेस के ऊपर है। पर उसमें क्या होता है कि स्वच्छ, तो पहले उसके अंदर वो वर्ड को आप 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे ना, तो वो होता है स्वयं अच्छा। स्वयं अच्छा, तो आप ही अगर वो वैल्यूज़ बिलीफ सिस्टम के अंदर नहीं है तो वो स्वच्छ नहीं होने वाला है। आप बाहर का कचरा साफ़ करके पहले अंदर का, तो वो बच्चों के अंदर कचरा नहीं आने देना है। अब जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आती है और फिर उसको क्लीन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। करेक्ट। आप जब वो पोइट्री मतलब होता है ना, तो जब कच्चा होता है ना घड़ा, तब उसको जो भी शेप देना है तो दे सकते हैं। और आज के टाइम पे मैं आपको एजुकेशन सिस्टम में मैं ये चीज़ें काफ़ी हद तक इंसिस्ट करूँगा कि बच्चों के लिए क्यों करना चाहिए, बिकॉज ऑफ हिज ग्रोथ। क्योंकि नंबर्स हो गया, मैं तो बोल रहा हूँ वर्ल्ड की कितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है, बच्चा पास क्यों ना हो जाए, अगर वही 12th फेल होगा ना बच्चा, पर उसके अंदर ये सारी चीज़ें होगी ना, तो उससे वो काफ़ी आगे जाएगा। काफ़ी आगे जाएगा। और आज AI के ज़माने में इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट द प्रॉब्लम। इन्फॉर्मेशन हर किसी के हाथ में है। ज़रा भी नहीं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी सब्जेक्ट आप स्कूल में पढ़ रहे हो, वो सारी चीज़ें टिप ऑफ फिंगर्स पे है। लेकिन ये एक्सपीरियंस, ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें अगर आप दे पा रहे हो, तो दैट इज़ लाइक आई एम रियली अप्रिशिएटिंग, लाइक आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और इसके अंदर ऐसा है कि एजुकेशन सिस्टम जो आने वाले टाइम में ये चेंज हो जाने वाला है। मतलब चेंज हो जाएगा, क्योंकि चेंज, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा चेंज हो जाएगा, चेंज करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि आप मैथ्स में अभी जो नंबर्स वगैरह पढ़ा रहे हो, ये वो पढ़ा रहे हो, जो भी है टेक्नोलॉजी से ये चीज़ें आ रही है। अब मान लो पहले आप तो मतलब कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रन करते हो। एक टाइम पे जब मैंने मेरी करियर की शुरुआत करी थी, इसी बिज़नेस से करी थी, तो हम C++, जावा, .NET, PHP ये सारे कोर्सेज कराते थे। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दोज थिंग नाउ? नथिंग। आप कोड करोगे क्लाउड पे, ChatGPT, जेमिनी, सब कुछ इजीली हो जाता है, ऑन जस्ट 1 क्लिक आपका हो जाएगा काम। तो वो चीज़ सिस्टम मतलब एजुकेशन में क्यों होगी? अगर हम नहीं चेंज करेंगे तो वो तो एकदम मतलब वो मूर्खता है, नहीं करेंगे तो ये तो होने ही वाली है। तो एक टाइम पे क्या होगा कि इन्फॉर्मेशन की, जैसे आपने बताया, कोई वैल्यू नहीं होगी एक टाइम के बाद। तो अल्टीमेटली अभी तक जो हमने पढ़ा है वो क्या है? दैट इज़ ऑल इन्फॉर्मेशन। तो वो तो ईजीली अवेलेबल है। तो इन्फॉर्मेशन तो आपके पास अवेलेबल है, तो अब क्या रहेगा? स्किल। तो फिर बंदा तब जीतेगा जो स्किल में आगे है। इन्फॉर्मेशन की कोई वैल्यू है ही नहीं। तो स्किल करने के लिए, स्किल आपके उसमें बढ़ाने के लिए आपको ये सारे अदर एक्सपोजर्स, एक्सपीरियंस लेने पड़ेंगे। आपको वो आपके बच्चे को कंफर्ट जोन से अनकंफर्ट जोन में डालना पड़ेगा, तब जाके ये चीज़ें होगी। अदरवाइज इट इज़ मे बी अ टफ टाइम फॉर द किड्स जो खाली स्कूल में पढ़ाई कर रहे, ये वो कर रहे हैं। काफ़ी ऐसा हो गया है कि बड़े बड़े पोजीशंस पे आपके कुछ बड़ी डिग्रीज की भी कोई वैल्यू नहीं रही है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ, एज यू सेड, द इन्फॉर्मेशन। ठीक है सर। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे आज के पॉडकास्ट से ये चीज़ समझी कि हमें हमारे बच्चों को अर्ली एज में ही इस सारे एक्सपोजर में भेजना चाहिए। पर्टिकुलरली अगर हम जापान जैसी कंट्री में जाएं तो बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेगी। अगर मैं लेट्स से फॉर एग्जांपल पेरेंट हूँ, एक किड है मेरा, तो मेरे कुछ सवाल होंगे, उसका आप मुझे जवाब दीजिए, जिससे कि मैं समझ पाऊँ कि मेरे बच्चे को किस तरीके से मुझे ट्रेन करना है। सबसे पहला तो मुझे प्रॉब्लम होगा कि क्या एज ग्रुप से मुझे भेजना शुरू करना चाहिए। जैसे अगर सपोज़ करो कोई 6-7 साल 8 साल का है, तो क्या दिस इज़ द राइट एज, या एटलीस्ट 12-15 साल का होगा तभी भेजूँ। सेकेंड साइड, क्या लैंग्वेज या फूड के लिए अभी से कुछ उनकी हैबिट्स बदलूँ, ताकि अगर कल को वो दूसरी कंट्रीज़ में ट्रैवल करे तो कंफर्टेबल हो जाए। करेक्ट। तो इसमें मैं डेफिनेटली कहूँगा कि जितना जल्दी हो सके उतना, पर उसको भी एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ। ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि आप 5 साल का बच्चा है उसको भेज दो, पर कैसे भेजेंगे? तो मतलब स्कूल के अंदर मतलब अभी तो कैसा है कि हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पहले आप और मैं जब पढ़ाई करते थे तो डेकेशन रहते थे, सुबह गए शाम को पिकनिक काइंड ऑफ अ थिंग। तो अभी जितनी भी ऐसी चीज़ें हो रही है, एक भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है।
क्योंकि बच्चों को ऐसे बाहर ले जाने के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है, हमारा बच्चा है तो फिर उनको ऐसे तो नहीं भेज सकते। तो उनको सारी ट्रिप्स या सारी डेकेशन या तो सारे पिकनिक्स में सब जगह पे भेजना है। नहीं है तो उनको इंक्वायर करके कोई ऐसे ग्रुप जा रहा है जो मतलब सेफ़ है। सेफ्टी इज़ दी मस्ट, ऐसा नहीं है मैं बोलूँगा कि ट्रैवल, पर सेफ्टी के साथ जितनी भी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है तो आप उनको भेजिए। और अभी तो काफ़ी ऐसे कैंप्स भी होते हैं समर में, और उसमें कि जहाँ पे ऐसे छोटे बच्चे के भी कैंप रहते हैं, उनको 3 दिन 4 दिन, डिपेंड्स ऑन द एज। 5-6 साल का है तो उतना लंबा नहीं होगा, पर हाँ 10 साल का है तो डेफिनेटली 8 से 10 साल के बच्चों के लिए तो 5 से 10 दिन तक के कैंप्स होते हैं, हाइकिंग्स होते हैं, ट्रैकिंग्स होते हैं, तो उनको वो वहाँ पे ले जाते हैं। तो वो सारे अनकम्फर्टेबल सिचुएशन में उनको रहना पड़ता है और उससे सीख के आते हैं। दूसरा, आपके फूड हैबिट्स जो है बच्चों के लिए, वो डे 1 से ही आप उनको हर चीज़ में ये करो कि कोई मतलब बाउंड्री नहीं रखनी चाहिए कि ये नहीं खाना है, ये खाना है, ये खाना है। क्योंकि आपको अगर ग्लोबल ट्रैवल करना है तो फिर तो आपको सर्वाइवल जो है वो फूड है, तो उसमें आपको हर चीज़ से आपको एडजस्ट होना पड़ेगा। सो दैट इज़ अगेन चॉइस है, पर मैं नहीं कहूँगा कि आपको बाउंड्री रखनी चाहिए खाने उसके अंदर। आप उसमें उसको पहले से ही थोड़ा एक्सपोजर दो ताकि वो ट्रैवल करे तो वो चीज़ों को अडेप्ट कर पाए। करेक्ट एब्सोल्युटली। सर एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है कि अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई ऐसा स्टूडेंट है जो सोच रहा है कि नहीं यार, ये जापान अगर इतना डेवलप्ड कंट्री है, मैं चलो पढ़ाई यहाँ से इंडिया से करूँ, फ्यूचर में जाके वहाँ पर सेटल होना है, तो अभी से मुझे एजुकेशन कौन से सेक्टर में करनी चाहिए? क्योंकि आप जैसे बता रहे हो कि वो लोग टेक्नोलॉजी वाइज बहुत ज़्यादा आगे है, तो क्या रोबोटिक्स या ऐसी सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर सीखनी चाहिए, या यही हमारा कॉमर्स साइंस आर्ट्स वहाँ पर चलेगा? मतलब ऐसा है कि जापान में अगर आपको इन फ्यूचर स्टडी आप प्लान कर रहे हो तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है वहाँ की लैंग्वेज, वो थोड़ा थोड़ा सीखना अपने को मतलब बच्चों को स्टार्ट कर देना चाहिए। और वो बहुत इजी है, जापानीज़ लैंग्वेज इज़ नॉट दैट टफ। और उसके जो लेवल्स होते हैं, तो आप अगर यहाँ पे मान लो स्कूल के कॉलेज टाइम पे हो, तो अभी हम जो ये GTech के अंदर जो ग्रुप लेके जाते हैं, तो इट्स अ कोहॉर्ट ऑफ 30 स्टूडेंट्स, तो हम उनको वहाँ पे लेके जाते हैं, सारी चीज़ें कराते हैं। तो उन वहाँ जाने से एक तो पहले दिमाग खुलता है कि अच्छा मुझे ये कल्चर में या तो इस लेवल की टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में या तो इतना रिस्पेक्ट, डिसिप्लिन, ये सब मेरे लिए मुझे मज़ा आ रहा है, मुझे आना है यहाँ पे फ्यूचर स्टडी करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, मतलब वो बच्चा सोचेगा, तो हम यहाँ पे भी ऐसे कुछ ऑप्शंस रखेंगे जिससे वो लैंग्वेज एक तो मतलब लर्न कर पाए, सीख ले। और इन फ्यूचर हम जैसे वहाँ पे हम स्कूल में विज़िट कराएंगे। ये बच्चे जो है वो आई थिंक 6th ग्रेड से 12th ग्रेड तक के हैं, काफ़ी मतलब 9th to 12 वाले ही होते हैं, 9th 10th 11th 12th वाले। तो जिनको फ्यूचर में वो प्लानिंग करना शुरू कर दे। आजकल के बच्चे स्मार्ट है, मतलब 5th 6th 7th ग्रेड से उनको थोड़ा विजन हो जाता है कि भाई मुझे ये करना है, वो करना है, बिकॉज ऑफ द इन्फॉर्मेशन। तो वो क्या करते हैं कि उनको पता रहता है, तो हम उनको वहाँ पे वो चीज़ें दिखाते हैं कि ये यूनिवर्सिटीज़ है, स्कूल है, तो आप वहाँ पे जाओ, देखो। तो हम उनको वो एक्सपोजर्स देते हैं ताकि वो डिसीजन अगर लेना है तो वो ले पाए बाद में। ऐसा नहीं है कि अभी तो 6th-7th में है तो तुरंत जाना है, पर एक विजन ओपन होता है कि मुझे 5 साल के बाद ये करना है। तो उसके लिए कि प्रिपरेशन जो है वो अभी से शुरू हो जाती है। तो 5 साल के बाद जब उसको मतलब वो स्कूल में से 12th ग्रेड के बाद जाना है, नंबर 1, या तो ग्रेजुएशन यहाँ करके जाना है। क्योंकि रोबोटिक्स और टेक्नोलॉजी जो अभी के मतलब वर्ल्ड वाइड उसका AI के अंदर 2 चीज़ें हैं, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी या जो भी सारी चीज़ें हैं, उसका एक्सपोजर्स आपको इंडिया में तो मिलेगा ही, पर डेफिनेटली जापान में कहीं गुना ज़्यादा बेटर मिलेगा। तो मतलब बच्चा वही प्रेफर करेगा कि मैं, या तो पेरेंट्स भी वही प्रेफर करेंगे कि मैं मेरे बच्चे को बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन दूँ ताकि वो वहाँ जाके कर पाए। तो उसके लिए जो भी प्री रिक्विजिट है तो हम एक्सपोजर देंगे तो पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं। अब वही चीज़ मान लो 12th के बाद या तो ग्रेजुएशन के बाद गए, अच्छा मेरे को यहाँ करना है, फिर लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, फिर वो लिमिटिंग बिलीफ आ जाती है कि नहीं यार लैंग्वेज तो आती नहीं है, उसमें तो टाइम लगेगा। पर आपने अगर वो चीज़ पहले से करी होती तो यू वुड हैव बेटर चांस कि आपने उस चीज़ को टाइम पे एग्जीक्यूट कर पाए होते। ट्रू एब्सोल्युटली सर, बहुत सारी चीज़ें मुझे आज सीखने मिली स्टूडेंट्स के लिए। सर आपकी बातों में आपने बताया कि बहुत सारी कंट्री में जाके आपने एडवेंचर किया। अभी जस्ट हम बात कर रहे थे कि स्कूबा आप अभी करने वाले हो, स्काई डाइविंग आपने सीखा है। तो अगर कोई ट्रैवल करता है दूसरी कंट्री में तो क्या क्या एडवेंचर करने चाहिए? पर्टिकुलरली मैं आपके एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा कि आप कैसे उसमें मदद कर सकते हो। मतलब
मैं जैसे मैंने बताया कि आई वॉज अ वेरी इंट्रोवर्ट एंड शाय काइंड ऑफ अ पर्सनालिटी। तो मतलब मेरे लिए कुछ मतलब मेरे कंफर्ट से बाहर कुछ आता था ना तो मैं बहुत डर जाता था। तो एक टाइम के बाद ये चीज़ एकदम से अचानक से नहीं हुई कि आज हुआ और कल हो गई। ये कोई ऐसा इफेक्ट नहीं हुआ है मेरे में। इट्स अ लॉन्ग जर्नी। तो उसको धीरे 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 ट्रैवल ने ही मुझे सिखाया है कि, और ट्रैवल से ही मुझे इंस्पिरेशन मिला है कि मैं कैसे एडवेंचर करूँ। या तो मतलब जैसे मैं स्काई डाइवर हूँ, सोलो स्काई डाइवर हूँ, तो लास्ट ईयर मैंने वो सीखा। तो हम लोग ऐसे ग्रुप ऑफ जो हमारे फ्रेंड्स के ग्रुप है उसमें बैठे थे। तो आप जानते हो स्नेह सर को, और वो और शिवांगी मैम दोनों ही लाइसेंस स्काई डाइवर है। दे डन मोर देन 300 जंप्स एंड ऑल। तो बैठे थे ऐसे ही, बोले स्काई डाइविंग वापस से मुझे शुरू करनी है, मुझे वो परस्यू करना है वापस से। तो मैंने बोला मेरे को भी करना है। तो बोले चलो ठीक है। और मैंने मेरी वाइफ को बोला कि चलो ठीक है, आप करना है आपको? बोले हाँ कर लेते हैं। तो हाँ तो बोल दिया। अब मुझे नहीं पता था कि मैंने कितनी बड़ी चीज़ के लिए कमिट कर दिया है। तो फिर ऑल द वे हम लोग थाईलैंड गए इसके लिए। मैंने जो स्काई डाइविंग सीखी है वो TSS से सीखी है, थाईलैंड थाई स्काई एडवेंचर करके है। वो बैंकॉक से थोड़ा नज़दीक है, पता है, और बैंकॉक के बीच में जगह है। तो इट्स अमेजिंग एक्सपीरियंस। और वो एक्सपीरियंस तो बहुत गजब का था। वो तो मैं आपको थोड़ा डिटेल में बाद में बताऊंगा। पर ये क्यों करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। मुझे ऐसा है कि ग्रोथ अगर लाइफ में चाहिए ना तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। और वो कंफर्ट जोन से बाहर तभी आप आएंगे जब आप वो चीज में घुसेंगे। आपको कूदना पड़ेगा उसमें। मतलब स्काई डाइविंग में तो वैसे भी कूदना होता है पर रियल लाइफ में भी आपको कूदना पड़ता है चीजों में। और काफी लोग 90% लोग मतलब इस चीज को नहीं समझते और वो फिर डरते ही है। मतलब स्काई डाइविंग में किसी को भी बोलता हूँ ना, तो अगर आप मानोगे ना तो 0.00001% लोग वर्ल्ड में है कि जो स्काई डाइविंग सोलो कर पाते हैं। तो मैंने वो डिसाइड किया कि मुझे उसमें जाना है, क्योंकि उसके इफेक्ट मेरे दूसरे बिजनेस में, मेरे पर्सनल ग्रोथ में, मेरी लाइफ में बहुत मुझे मिलने वाले थे। और मैंने डिसाइड किया है कि मैं एवरी ईयर एक कोई भी ऐसा क्रेजी एडवेंचर मुझे सीखना है। तो लास्ट ईयर मैंने स्काई डाइविंग सीखा। इस बार मैं अभी स्कूबा सीखने जा रहा हूँ जून में। तो स्कूबा में आई विल बी बिकम अ स्कूबा, मतलब मैं पैडी बोलते हैं उसको, स्कूबा पैडी। तो मैं स्कूबा लाइसेंस बन जाऊंगा। तो मैं खुद से स्कूबा मतलब मैं जा सकता हूँ, वैसा होता है कुछ। मेरे को अभी डिटेल नहीं मालूम पर मैं सीखने वाला हूँ। अमेजिंग। नेक्स्ट ईयर जनवरी में मैंने डिसाइड किया है कि आई विल गो टू गुलमर्ग फॉर द स्की। तो हर साल कुछ ना कुछ एडवेंचर सीखने हैं। तो अभी तक मैंने 15 जंप्स मैं कर चुका हूँ सोलो, एंड आई एम AFF सर्टिफाइड स्काई डाइवर। तो वो बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। उसमें भी मतलब कुछ जंप्स में मतलब लैंडिंग इज बहुत रिस्की होता है मेरे लिए, मेरे को ऐसा लग रहा था। सो अमेजिंग। मतलब ये मुझे खुद को सुनने में बहुत मजा आएगा। अगर मैं आपको पूछना चाहूँ कि स्काई डाइविंग आपने 15 बार किया तो सही, लेकिन उससे सबसे मेजर लर्निंग क्या था कि अगर किसी को करना है तो कैसे कर सकते हैं? तो मतलब ऐसा होता है कि उसमें टनल ट्रेनिंग होती है। सबसे पहले अगर बेसिक से बात करूँ तो मतलब जनरली जो भी स्काई डाइविंग बेस होता है वहाँ पे टनल ट्रेनिंग होती है। तो पर यहाँ पे जो TSA है वहाँ पे टनल ट्रेनिंग नहीं है। तो हम इंडिया में खाली एक ही जगह पे, हैदराबाद में, तो ग्रेविटी जिप ऐसा कुछ करके नाम है। तो हम स्पेशली हैदराबाद गए थे खाली ये टनल ट्रेनिंग करने के लिए। कुछ 45 मिनट का टनल ट्रेनिंग था। बहुत बड़ा टनल होता है, एक रूम जितना, और उसके अंदर नीचे से एयर आती है, वो आर्टिफिशियली मतलब नीचे से एयर, और आपको फ्लोट करना सिखाते हैं, बेसिक सिखाते हैं, जिससे आपका बॉडी बैलेंसिंग हो। तो हम वो सीखने गए थे। और उसके बाद हम लोग ने वहाँ पे स्काई डाइविंग के लिए गए थे, ताकि लोग ने मतलब मेरे फ्रेंड ने बताया था कि वो आप करोगे तो थोड़ा ईजी रहेगा। मतलब आप रादर देन जंपिंग आउट ऑफ द प्लेन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम विदाउट डूइंग एनीथिंग, थोड़ा बॉडी आपका ये सेट हो जाएगा। तो काफ़ी हद तक वो मेरे को हेल्प भी करा उसने, वो जो टनल ट्रेनिंग। और जैसे ही हम लोग ये गए थे थाईलैंड, तो वहाँ पे 3-4 दिन की ट्रेनिंग होती है। तो वो ग्राउंड ट्रेनिंग होती है। और जैसे मैंने अभी बीच में भी बताया था पॉडकास्ट में कि डिस्कशन में कि रेडी फॉर द ऑल द अनएक्सपेक्टेड। तो मैं एक्चुअली 10 दिन के अंदर या 12 दिन के अंदर यूजुअली A लाइसेंस तक हो जाता है। A लाइसेंस मीन्स 25 जंप्स। पर ऐसा हुआ कि मैंने 12 दिन की जगह मैंने 17 या 18 डेज के लिए मैंने प्लान किया था कि अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया, वेदर खराब हो गया, तो अगर हम जंप नहीं कर पाए, क्योंकि मैं जा रहा हूँ तो वो फिनिश करके आना है, दैट इज फॉर श्योर।
पर ऐसा हुआ कि मैं 15 ही जंप कर पाया। और एक्चुअली ऐसा होता है, इसमें AFF लाइसेंस होता है, तो पहले 8 जंप आप करते हो, वो सारे जंप्स आप क्लियर कर लेते हो विद देयर इंस्ट्रक्शन, और हर एक जंप्स में कुछ करना होता है, मतलब आपके फ्लिप्स, मतलब इनिशियली फ्लिप्स तो नहीं होते, पर जो भी टास्क होता है चेकलिस्ट के हिसाब से आपको हर मूव्स करने हैं, और उसके बाद वो इंस्ट्रक्टर आपको हर जंप के बाद आपको पास करेंगे, लेवल 1 क्लियर, लेवल 2 क्लियर। तो लेवल 8 होते हैं, तो 8 लेवल के बाद आपका एक चेकआउट डाइव होता है। चेकआउट डाइव मीन्स एग्जाम होती है, तो जिसमें आपको फ्लिप करके जंप करना होता है। सो दिस ऑल जंप्स हम लोग 15,000 से हमने किए थे सारे। तो मतलब ये चीज़ों के लिए आपको सबसे पहले तो माइंड से प्रिपेयर होना पड़ेगा कि ये कुछ भी हो पर सकता है। पर ये करने के बाद का जो फीलिंग और कॉन्फिडेंस होता है ना, फिर आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। मतलब आप बिजनेस में भी कुछ भी रिस्क ले सकते हो, कैलकुलेटिव, नॉट दैट वे, पर जो पर्सनल लाइफ में जो डिसीजन मेकिंग होते हैं, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, तो आप डिसीजंस ले बहुत, मतलब इसका नेक्स्ट, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा कि इसका कितना खुशी होता है और इसके बेनिफिट कितने हैं। तो वो 17 दिन 18 दिन में वहां पे रहा, तो पर अनफॉर्चुनेटली मेरा AFF तक का जर्नी फिनिश हो गया है। सो आई कैन जंप सोलो नाउ, बट मेरे कुछ 10 जंप बाकी है, तो तब मैं ए लाइसेंस मेरे को मिलेगा। बट आई एम होपिंग कि इस साल में, अगर ये चीज़ की डिस्कशन हमारा नहीं हुआ है, पर मैं USA जाने वाला हूँ नवंबर में, तो तब मैं आई डू दैट एंड मैं इसको और आगे परस्यू करूँगा डेफिनेटली। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, ऑल द बेस्ट। और ये सच में ये जर्नी मुझे सुनकर ही इतना मजा आ रहा है, तो मैं भी अभी एक्साइट हो गया हूँ कि भाई मैं भी कभी ना कभी ये करना लाइफ चाहूंगा। में एक बार तो करना चाहिए, करना मतलब स्काई चाहिए, डाइविंग ऐसा है yes, कि yes, वो अमेजिंग एक्सपीरियंस है। मतलब वहां तक है कि ऐसा हुआ था मेरे पास, मतलब एक मेरा 4th जंप था, तो आपको मतलब यू विल बी शॉक्ड टू नो दैट इन दैट जंप आई फॉरगेट टू ओपन माय पैराशूट। ओह, तो वो ऐसा मोमेंट था कि एक्चुअली क्या होता है कि जब आप पहले 5 जंप जो करते हो 1 2 3 4 5 लेवल तक, आपके बाजू में इंस्ट्रक्टर होते हैं। तो पहले 3 जंप तक 2 इंस्ट्रक्टर होते हैं, वो पीछे नहीं होते हैं, आप कूदोगे तो अकेले ही, आपको साइड से वो पकड़ेंगे, साइड से 2 लोग, और जब पैराशूट खोल देंगे तो वो लोग चले जाएंगे, देन यू आर अलोन इन द स्काई। ठीक है, तो 6000 फीट पे पैराशूट खुलता है, देन यू हैव टू लैंड इट इन दैट एरिया। और सबसे, मेरे लिए सबसे रिस्की था वो लैंडिंग, क्योंकि कूदना वो तो अंदर से प्रिपेयर हो चुका था कि हाँ कूदना है, डर तो उसमें भी लगता है, पर वो मैं कर पा रहा था, और एंड आई वाज वेरी कंफर्टेबल इन दैट, डूइंग दैट। पर वो लैंडिंग वाला मेरे लिए बहुत रिस्की था, तो वो एक अलग स्कैरी एक्सपीरियंसेस मेरे लिए रहते थे। और एक चीज़ थी कि एक बार ऐसा हुआ था कि उसके अंदर, मतलब मेरी वाइफ भी स्काई डाइविंग उसने भी किया हुआ है, तो शी ऑल्सो डन द सेम प्रोसेस जो मैंने फॉलो करी। तो उसने पहले ही जंप में, मैं और द्विजा माय वाइफ, वी वर इन द सेम फ्लाइट, सेम प्लेन में थे, तो हम दोनों ने, मैंने पहले जंप किया था, शायद उसने पहले किया था, मुझे नहीं याद। पर जंप करने के बाद मैं तो लैंड हो गया नीचे, पर वो 1.5 किलोमीटर दूर कोई बड़े से ओपन फार्म, मतलब कोई खेत था, वहां पे उसने लैंड कर दिया था, क्योंकि उसको पता ही नहीं था क्या करना था। तो वो मतलब रिस्क है, पर मजा आता है। कभी ऐसा नहीं हुआ लैंड करते टाइम पे कोई ऐसा, मतलब अनएक्सपेक्टेड, समझो बिल्डिंग आ गया, कुछ ऐसी जगह आ गई जहाँ पर लैंड करना पॉसिबल ही नहीं है? वो सिखाते हैं, मतलब कि कैसे लैंड करना है। पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि लैंड कहाँ करना है, क्योंकि आप 14,000 फीट पे आप चले जाओगे ना प्लेन में आप 5 मिनट के बाद आप ऑब्जर्व करेंगे, तो देन यू विल बी अराउंड 14,000 फीट यूजुअली। हमारे पास तो अल्टीमीटर रहता है, तो हम लोग वी कीप ऑन चेक कि हम कितना, और वो इनिशियली जब हम लर्न करें तो यहाँ पे रेडियो होता है, तो रेडियो पे वो नीचे जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो फटाफट से लैंड कर देते हैं, और वो हमको गाइड करते हैं कि भाई आपको ये करना है, वो करना है। पर इट इज डिफिकल्ट टू जज कि कौन सी पैटर्न फॉलो करनी है, उसमें विंड के ऊपर बहुत डिपेंड है। ट्रू। तो वो सारी चीजें आपको सिखाते हैं, पर क्रेजी एक्सपीरियंस है। अभी मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि हाँ, अब आई एम रेडी फॉर ऑल दोस काइंड ऑफ हेवी क्रेजी एक्सपीरियंसेस। अमेजिंग अमेजिंग। और एक बार मैंने कहीं सुना था कि जब जंप करते उसके पहले लाइक वो थॉट आता है कि भाई अभी शायद अगर मैं नीचे सेफली नहीं उतरा, तो वो जो मोमेंट होता है कि भाई अरे ये काम बाकी है, अरे चलो इनसे बात कर लेता हूँ, चलो उनको मन में कुछ है सॉरी बोल देता हूँ। आपने तो 15 बार कर लिया है। 15 तो मतलब मैं ऐसा बोलूंगा कि बहुत कम है, मतलब अगर ये स्काई डाइविंग की जर्नी में लोगों तो
1000 2000 5000, जो मेरी ट्रेनर थी जो शी इज फ्रॉम यूके, तो उसने 9000 जंप किए। 9000 जंप्स। तो एक मेरे वहाँ पे कोई सीनियर ट्रेनर थे, उन्होंने 18000 जंप किए। तो वी आर तो मतलब वेरी, हम तो कुछ है ही नहीं, मतलब उनके 200-300 जंप के बाद तो हम ऐसे प्रेजेंट करने लायक बनते हैं वहाँ पे। तो 15 जंप तो अब छोड़ ही दो, कुछ नहीं है हमारे लिए, बहुत है डेफिनेटली। पर मेरे को सबसे ज्यादा वो बोलते हैं ना, फटती कहाँ पे, जंप में भी ठीक है, वो भी लैंडिंग में भी ठीक है, सबसे जो टाइम नहीं निकलता है ना, बड़े टाइम नहीं जा रहा है, वो टाइम होता है जब टेक ऑफ करते हैं और जब तक हमको जंप करना होता है, वो 10 से 15 मिनट का टाइम होता है। उसमें सबसे खतरनाक मतलब होता है, अभी बस करना है, बस देख रहे अरे और इतना हाइट और इतना हाइट। उसको भी मैंने ओवरकम किया। मतलब मैंने बोला करना है अब, मतलब मान लो कि आपको पानी में रहना है और फिर फिश से डरना है, ऐसा मतलब ये तो मगरमच्छ से डरने वाली बात होगी। तो फिर 5-6 जंप तक मैंने बोला यार इसको तो ओवरकम करना पड़ेगा। तो फिर 7th-8th जंप्स के बाद मैंने कॉन्स्टेंटली नीचे देखना शुरू किया। मैंने बोला देखता हूँ क्या होता है, डर तो लगना ही है और उसको तोड़ना तो पड़ेगा ना। अब 200-300 जंप तक पहुंचना है, अब सोच बढ़ा रहे हो तो फिर उस हिसाब से एक्ट भी तो करना पड़ेगा। तो मैं कॉन्स्टेंटली नीचे देख रहा था। मैं मेरे इंस्ट्रक्टर को बोलता था कि मेरे को विंडो के पास में बिठाओ। वो बहुत छोटा सा प्लेन होता है, बहुत ही छोटा सा प्लेन, मतलब ऐसा समझो कि वो ऑटो रिक्शा में 3 की सीट में 5 को बिठा देते हैं ना, वैसा होता है। और वहाँ पे वो अंदर ऑक्सीजन वगैरह कुछ नहीं होता, तो वो विंडो खोल देते हैं और जो पवन आती है, मतलब वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो इतना क्रेजी होता है, पर मजा आता है। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। ये मतलब आपने जिस तरीके से नरेट की सारी चीजें, मैं विजुअलाइज कर पा रहा हूँ कि भाई मैं अगर तभी करूंगा तो क्या सिचुएशन होगा। सो आई कंप्लीटली लाइक और स्कूबा भी मैं इसलिए, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मैं स्कूबा जाने के लिए, तो अभी क्या हुआ, रिसेंटली मैं मालदीव्स गया था। मेरे को पानी में मैं स्नॉर्कलिंग भी नहीं करता हूँ, मतलब मुझे पता नहीं, वो फिश या जो भी क्रीचर्स होते हैं ना, वो मुझे टच करते तो मेरे को अच्छा नहीं लगता था। पर पता नहीं इस बार क्या हुआ कि मेरे को एक अलग ही पीस मिला। मतलब वो जो मैंने वो प्रोसेस को फॉलो किया ना, सो आई वॉज एंजॉइंग दैट स्नॉर्कलिंग थिंग। बहुत मजा आया। तो हम लोग स्पेशली टर्टल स्नॉर्कलिंग करने गए थे, मिडल ऑफ ओशन, और मैंने वहां पे 2 घंटे तक स्नॉर्कलिंग किया। और तब मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं अभी मेरे को नीचे मतलब स्कूबा करना है मेरे को। आई वांट टू एंजॉय दैट पीस, क्योंकि स्कूबा एक पीस, पूरा आपको शांति वाला एक्सपीरियंस देगा, और स्काई डाइविंग आपको एड्रेनलिन पूरा अलग ही एक्सपीरियंस देगा। तो बहुत कॉम्बिनेशन डिफरेंट है, तो दोनों करना है। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। एक लास्ट सवाल, अगर सपोज करो कोई पेरेंट सोच रहा है कि चलो ठीक है, मेरा बच्चा उसको मैं तैयार कर रहा हूँ और मुझे आपके साथ भेजना है, तो किस तरीके से, कब आपके ग्रुप्स जाते हैं, कैसे आपसे कनेक्ट करें, क्या करें? तो हम लोग इसमें बहुत नीश जो स्कूल्स रहते हैं, DPS हो गए या जो भी वेल नोन स्कूल है, GD गोएंकास है, बड़े बड़े जो स्कूल्स हैं, हम लोग ज़्यादातर उनको प्रीफर करते हैं, बिकॉज द टिकट साइज इज़ लिटिल हाई, बिकॉज वी आर गोइंग टू जापान। तो और उसके अंदर 7 डेज़ से लेके 15 डेज़ तक के अलग अलग प्रोग्राम रहते हैं। तो स्कूल के मैनेजमेंट से हम बात करके पूरा प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट, कुछ कस्टमाइजेशन करते हैं। और ये प्रोग्राम के अंदर क्या होता है कि इट इज़ नॉट एज आई सेड कि वो खाली ट्रैवल वाला नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी लर्निंग भी है। जैसे आपको पता है नासा US में है, वैसे यहाँ पे JEXA भी है। तो जैसे हमारे बहुत अच्छे कनेक्ट्स है, बिकॉज वी हैव कपल ऑफ पार्टनर्स इन जापान, सो दे हैव अ डायरेक्ट कनेक्ट इन JEXA, जहाँ पे पूरा कंट्रोल रूम होता है। तो वहाँ से जो सैटेलाइट्स वगैरह मैनेज करते हैं, तो वो कंट्रोल रूम तक के एक्सेस हम लोग ले पाते हैं, बिकॉज ऑफ क्रेडिट गोज़ टू देम। तो हम लोग बच्चों को वो एक्सपोजर भी देते हैं। फिर वहाँ पे एक AIST करके एक बहुत रिनाउंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे सारे साइंटिस्ट आते हैं, हम बच्चों को पहले से टॉपिक्स देते हैं। सो दे विल प्रेजेंट ऑल द टॉपिक्स इन फ्रंट ऑफ ऑल द साइंटिस्ट एंड वी विल रिवॉर्ड देम, जो भी जिसका भी परफॉर्मेंस अच्छा है। तो वो एक अलग एक्सपीरियंस उनको मिलता है कि मैं जापान जाके मैंने कुछ प्रेजेंट किया और मुझे ये अवार्ड मिला। तो काइंड ऑफ वो एक चीज़ें होती है। फिर हम एम्बेसी में लेके जाते हैं, वी हैव अ वेरी गुड कनेक्ट्स विद एम्बेसडर इन जापान, जो भी हमारे इंडियन एम्बेसडर है। तो वहाँ पे भी हम उनके साथ भी इंटरेक्शन कराते हैं। तो ये एक्सपीरियंस आई थिंक, आप नॉर्मल ट्रैवल करेंगे, आप कोई भी ट्रैवल एजेंट को पकड़ लो, आप 10 लाख रुपए लेंगे या 50 लाख देंगे, स्पॉट्स दिखाएंगे लेकिन ये नहीं दिखा पाएंगे, ट्रैवल करवा पाएंगे, पर ये एक्सपीरियंसेस नहीं दिलवा पाएंगे। एंड आई जेन्युइनली वांट के ये सारी चीज़ें हो। Amazing, amazing, and even I would love to recommend
anyone, like you know, अगर आप में से किसी भी पेरेंट के बच्चे हैं या आप अगर स्टूडेंट हो, आपके कोई भाई बहन कोई भी जाना चाहता है, तो ये एक्सपीरियंस करना ही चाहिए. दूसरी कंट्रीज़ में जाओ, वहाँ से जाके सीखो, स्पेशली इस तरीके का एक्सपीरियंस लो, वहाँ की एम्बेसी से, वहाँ के स्पेस सेंटर से बात करो, वहाँ पर जाके यू नो चीज़ों को देखो, समझो, तब जाके हमारा विजन कहीं ना कहीं ओपन होगा. Sure. और थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच. Thank you, अगर you. आप सभी को अगर आज का एपिसोड अच्छा लगा, कुछ भी लर्निंग मिली, तो नीचे मुझे कमेंट में बताइए कि सबसे बेस्ट लर्निंग क्या थी. और अगर आप चाहते हो कि आप भी ट्रैवल करना चाहते हो, कुछ नया सीखना चाहते हो, तो इस तरीके की लर्निंग्स लेते रहिए, पॉडकास्ट देखते रहिए. और अगर आप चाहते हो कि मैं सर से फिर से बुलाऊँ, सर से फिर से बात करूँ, कुछ नए एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँ, तो कमेंट में बताइएगा कि अगला टॉपिक क्या होना चाहिए. मैं कमिट करता हूँ सर, अगर 1000 से ज़्यादा लोगों ने कमेंट किया, मैं फिर से सर आपकी पहले ही परमिशन ले लेता हूँ, फिर से मिलेंगे. और 100% बहुत कुछ है अभी तो डिस्कस करने के लिए, मतलब इट्स अ वेरी बिग टॉपिक. सो मज़ा आ गया बहुत आपसे डिस्कशन करने का, एंड इट इज़ अमेजिंग पॉडकास्ट. बहुत मज़ा आ गया. थैंक यू सो मच.